हेलो पैरामेडिकल आर्मी, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अमित कुमार त्रिपाठी। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल इन ऑपरेशन रूम। गाइस, ये वीडियो लेक्चर थोड़ा लंबा होगा। कंसंट्रेट होकर जो बातें मैं बताऊंगा उसे समझिए। एक बात मैं और यहाँ कहना चाहूँगा, मेरे YouTube चैनल पर बहुत सारे वीडियो पहले से अपलोड हैं, जिसमें कि रिफ्लेक्स ओसोफेजाइटिस है, पेप्टिक अल्सर है, गैस्ट्राइटिस है, और अब ये इन्फेक्शन कंट्रोल इन ओटी है। इसके अलावा मैंने 2 वीडियो लेक्चर बनाया है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का, और मैंने 2 और वीडियो बनाए हैं पोजीशन इन सर्जरी के ऊपर। तो गाइज़, अगर आपको वो वीडियो देखनी है, अपने मेडिकल नॉलेज में कुछ उसे इम्प्रूव करना है, अपने मेडिकल नॉलेज को इम्प्रूव करना है, तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। आप उसके पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आपको जो भी वीडियो लेक्चर से संबंधित क्वेश्चन पूछना होगा, आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर या इस वीडियो के कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। गाइस, हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल इन ऑपरेशन रूम। ओके, इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके सब्जेक्ट के बारे में। हम इसे इन्फेक्शन कंट्रोल इन ऑपरेटिंग एंड डिलीवरी रूम्स भी कह सकते हैं। ये भी इसी सब्जेक्ट का दूसरा नाम है। गाइस, ये है ओटी। आप देख सकते हैं ओटी में ऑपरेशन हो रहा है। ऑपरेशन किसी भी बॉडी के पार्ट का हो सकता है, किसी भी साइंस से संबंधित जो मेडिकल ब्रांच है उसके अंतर्गत ऑपरेशन जो भी आते हैं हम उससे कैलकुलेट करते हैं। मतलब बॉडी के जिस पार्ट का ऑपरेशन होता है वो किसी न किसी मेडिकल फील्ड से वो हम उसे जानते हैं। जैसे कि अगर यूरिनरी सिस्टम का ऑपरेशन हो रहा है तो हम उसे कहेंगे यूरो का ऑपरेशन, यूरो सर्जरी। इसी तरह आर्थो की सर्जरी होती है, गायनी सर्जरी होती है, प्लास्टिक सर्जरी होती है, जनरल सर्जरी होती है, ENT ईयर नोज़ एंड थ्रोट की सर्जरी होती है, पीडियाट्रिक सर्जरी होती है, बच्चों की सर्जरी। बच्चों को जो भी सर्जिकल बीमारी है उसका ऑपरेशन वो हो गया पीडियाट्रिक सर्जरी। और मैंने आपको प्लास्टिक सर्जरी बता ही दिया है। तो गाइस, कहने का मतलब है ये, जैसे ये प्लास्टिक सर्जरी बर्न में इसका यूज होता है। गाइस, कहने का मतलब ये है कि ऑपरेशन रूम में बॉडी के विभिन्न हिस्सों से संबंधित बीमारियों का सर्जिकल ट्रीटमेंट किया जाता है, सर्जरी ऑपरेशन किया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि वो स्थान जहाँ पर किसी व्यक्ति के बॉडी का ऑपरेशन हो रहा है, उसका सर्जिकल प्रोसीजर हो रहा है, तो वो स्थान उसे हम कहते हैं ऑपरेशन थिएटर या ऑपरेशन रूम। उसको जाहिर सी बात है बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। उसको फ्री फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म, सारे सूक्ष्म जीवों से वो मुक्त होना चाहिए, स्टरलाइज्ड होना चाहिए। स्टरलाइजेशन का मतलब होता है सभी सूक्ष्म जीवों से मुक्त, फ्री फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म, जिसमें कि एंटी बैक्टीरियल जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, प्रोटोजोआ है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जैसा मैंने बताया, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, अमीबा, ये सारी चीज़ें ओटी में न हो, ओटी इनसे मुक्त हो, उसे कहा जाता है स्टरलाइज्ड ओटी। बहुत सारी प्रक्रिया अपनानी पड़ती है स्टरलाइज ओटी करने के लिए। और सिर्फ ओटी नहीं, सिर्फ उसकी दीवारें, फर्श और ज़मीन नहीं, बल्कि जो ओटी में यूज होने वाला इक्विपमेंट है, जो ओटी में यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंट हैं, जो गाउन्स पहने जाते हैं, ग्लव्स, मास्क,
गाइस, मैं फिर से ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ ऑपरेशन होता है वहाँ की साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है, और इसी विषय पर ये हमारा आज का वीडियो है। ओके गाइस, पहले हम बात करते हैं कि जो इन्फेक्शन कंट्रोल इन ओटी, मतलब कि जैसा कि आपको इस टॉपिक से ही जाहिर होता है कि कैसे हम ऑपरेशन रूम की या डिलीवरी रूम जहाँ बच्चों का जन्म होता है वहाँ पर कैसे हम साफ़ सफाई करें, साफ़ सफाई रखें, स्वच्छता रखें, इन्फेक्शन न हो, इन्फेक्शन का प्रिवेंशन करें, मतलब रोकथाम करें, कंट्रोल करें, उसको नियंत्रित करें, कैसे ऑपरेशन रूम में ये सारा काम हम करें। तो इसमें पहले है आउटलाइन। आउटलाइन मतलब कि एक इंट्रोडक्शन होता है। इसमें हमें क्या क्या करना पढ़ना है, हमें एम पढ़ना है, उसका उद्देश्य क्या है, लेआउट एक खाका तैयार होता है, स्टैंडर्ड एंड यूनिवर्सल प्रिकॉशंस क्या हैं, CDC रिकमेंडेशंस एंड कैटेगरीज क्या हैं, रिस्क फैक्टर्स, मैनेजमेंट ऑफ ब्लड स्पाइलेस, और आखिरी है इवैल्यूएशन ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल। ये सारे टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे और इससे हम पता करेंगे कि कैसे ओटी में इन्फेक्शन का कंट्रोल किया जाता है। पहले एम क्या है पढ़ने का, पहला लक्ष्य क्या है पढ़ने का। तो ये टॉपिक ये बताता है कि एम का मतलब होता है कि उद्देश्य, आखिर उद्देश्य क्या है स्टरलाइजेशन ओटी का करने का, इन्फेक्शन का कंट्रोल करने का आखिर उद्देश्य क्या है। उद्देश्य ये है कि प्रोवाइड ए स्टेराइल फील्ड फॉर ए सेफ सर्जरी। एक स्टेराइल फील्ड मतलब एक ऐसा क्षेत्र को तैयार करना जो कि फ्री फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, मतलब उसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, अमीबा, ये सारी चीज़ें ना हो ऐसे क्षेत्र में, ताकि जो सर्जरी हो, जो बच्चे का ऑपरेशन है, हार्निया का या फिर बच्चे का अपेंडिक्स का ऑपरेशन है, महिलाओं की डिलीवरी है, या बुजुर्ग व्यक्तियों का ऑपरेशन है जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, गर्भावस्था में, वृद्धावस्था और बाल्यावस्था, मतलब इन द स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी एंड ओल्ड एज में, और पीडिया केस में, बच्चों के केस में इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर होती है। तो अगर सेफ सर्जरी नहीं होगी, कोई इन्फेक्शन हो जाएगा बैक्टीरियल वायरल सर्जरी के दौरान, तो वो इन्फेक्शन जानलेवा हो सकता है, लाइफ थ्रेटिंग प्रॉब्लम हो सकती है, जीवन के लिए खतरा हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि डिलीवरी हो रही है, नवजात बच्चे का जन्म हुआ, चाहे वो LSCS ऑपरेशन हो। LSCS का मतलब होता है लोअर सेक्शन जो होता है, मतलब एक तरह से समझिए सिजेरियन ऑपरेशन, जो ऑपरेशन पेट चीरा लगाकर बच्चे का जन्म हो, उसे हम LSCS कहते हैं। ठीक है, लो सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन, चीरा लगा के ऑपरेशन को होता है, उसे LSCS कहते हैं। और दूसरा होता है नॉर्मल डिलीवरी, जो कि चीरा नहीं लगता है और वजाइना के थ्रू जन्म होता है बच्चे का। इन दोनों प्रकार की डिलीवरी में माँ की इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, माँ कमज़ोर होती है ओटी रूम में, डिलीवरी रूम में, और जो बच्चा जन्म लेता है, नवजात शिशु है, उसकी भी इम्यूनिटी कमज़ोर है। और मान लीजिए कि उस एरिया में बैक्टीरियल और वायरल जो सूक्ष्म जीव हैं, अमीबिक है, प्रोटोजोअल है, सूक्ष्म जीव, उनका इन्फेक्शन हो जाता है माँ को, बच्चे को, तो स्थिति खराब हो जाएगी, क्योंकि तुरंत बच्चे को जन्म लेते ही उसको कई तरह की बीमारियां घेर लेंगी। उन्हीं बीमारियों से बचने के लिए तुरंत बच्चे को BCG का टीका लगाया जाता है, बैसिलस कैलिमेट कुरिन, यानी कि TB का टीका लगाया जाता है, और साथ ही उसको OPV दिया जाता है, ओवरल पोलियो वैक्सीन की का डोज दिया जाता है, ताकि उसकी इम्यूनिटी इम्प्रूव हो। वरना क्या होगा, एमेबिक इन्फेक्शन होगा, डायरिया, डिसेंट्री होगा और बच्चे की मौत हो जाएगी। इसी तरह माँ को बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, और इतना ज़्यादा उसको इन्फेक्शन की जन्म के समय अगर रोटी साफ़ ना हो, स्टरलाइज्ड ना हो, और माँ को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया डिलीवरी रूम में जन्म देते समय बच्चे को, तो उसको विद इन द फ्यूचर सेप्टिसेमिया हो जाएगा। सेप्टिसेमिया मतलब ब्लड में अशुद्धि, और उसकी मौत हो जाएगी। तो माँ की सेप्टिसीमिया से मौत ना हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसको ना हो, बच्चे को किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो, इसीलिए हम क्या करते हैं, हम इन्फेक्शन कंट्रोल करते हैं ओटी में, जिससे कि हम एक प्रोवाइड करें स्टेराइल फील्ड को सेफ सर्जरी के लिए। अगला पॉइंट है प्रिवेंशन ऑफ ऑल HAIS।
ऑल HAIS का मतलब होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। देखिए, जैसे कुछ लोग होते हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और कुछ लोग होते हैं जो जाते हैं उनको देखने। तो कई बार क्या होता है कि जाने जो व्यक्ति जाता है किसी को अस्पताल में देखने, मतलब अगर हम मान लें कि एक व्यक्ति है ए और दूसरा व्यक्ति है बी। ए को कोई बीमारी है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है और बी उसका दोस्त है, वो गया है उसको देखने। ओके। और जब बी उसको देखकर ए को, अपने दोस्त ए को, जो मरीज है उसको देखकर बी जब घर आता है उसका दोस्त, तो बी भी अपने आप को बीमार महसूस करता है। ऐसा कैसे होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो व्यक्ति स्वस्थ था बी, वो मरीज ए को देखने अस्पताल गया और अस्पताल से देखकर जब वो आया तो अपने साथ वो इन्फेक्शन ले आया, उसको इन्फेक्शन हो गया। और इन्फेक्शन वो उससे कैसे हो गया? हॉस्पिटल्स द्वारा उसको इन्फेक्शन हो गया। इसे हम कहते हैं नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन। ऐसा इन्फेक्शन जो अस्पताल में हो जाए उसे हम कहते हैं नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन। या यही होता है HAI, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। ओके। इसीलिए जो प्रेग्नेंट वोमेन हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनको अलाउड नहीं किया जाता हॉस्पिटल के अंदर कि वो जाकर अपने पेशेंट को देखें। ठीक है, हमारा मेडिकल लिटरेचर क्या कहता है? ऐसे लोगों को अलाउ नहीं करता। जो बुजुर्ग हैं, जो माँ हैं, गर्भावस्था से गुजर रही हैं माएँ, जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जो बच्चे हैं, उनको हॉस्पिटल के अंदर एंट्री नहीं दी जाती कि वो किसी पेशेंट को जाकर देखें, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। उनको नोसोकोमियल इन्फेक्शन या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन HAI होने की संभावना होती है। तो जाहिर सी बात है कि अस्पताल में तरह तरह के मरीज हैं। उसमें ट्यूबरकुलोसिस का भी मरीज है, उसमें बर्न का भी पेशेंट है, उसमें हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी के मरीज हैं, उसमें स्मोकिंग की लंबी हिस्ट्री रही है ऐसे भी पेशेंट रहे हैं, ऐसे भी पेशेंट हैं। ठीक है, उसमें हर तरह के मरीज होते हैं अस्पताल में। तो जाहिर सी बात है, अस्पताल एक ऐसा जगह होता है जहाँ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन की संभावना होती है। और ऐसा न हो इसलिए OT को क्या करते हैं? इन्फेक्शन से मुक्त करते हैं। ठीक है, इन्फेक्शन से मुक्त करना जो हमारा उद्देश्य है वो इसलिए है ताकि पेशेंट को हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन न हो जाए। जो मरीज भर्ती हो रहा है उसको हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन न हो जाए, नहीं तो उसका केस और ख़राब होगा। नॉट ओनली SSI का मतलब होता है सर्जिकल साइड इन्फेक्शन। जिस व्यक्ति को ऑपरेशन हो रहा है उसको SSI, सर्जिकल साइड इन्फेक्शन की संभावना भी न हो और ना ही हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन की संभावना हो, उसका रोकथाम किया जाए। तीसरा है प्रिवेंशन ऑफ ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स। हैजार्ड्स का मतलब होता है खतरा, HAZARDS। हैजार्ड का मतलब होता है खतरा। तो जो ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स मतलब ये किसी खतरे, कोई खतरे की संभावना न हो, इसलिए OT को क्या करते हैं? इन्फेक्शन से मुक्त रखते हैं। ये हमारा उद्देश्य है। अगला है लेआउट ऑफ OT। लेआउट का मतलब होता है खाका, ब्लूप्रिंट। OT का एक ब्लूप्रिंट यहाँ बताया गया है कैसे OT। देखिए OT 3 हिस्सों में बटी होती है। ठीक है, एक होता है आउटर जोन, दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं सेमी रिस्ट्रिक्टेड जोन, और तीसरा होता है रिस्ट्रिक्टेड जोन। OT को 3 हिस्सों में बांटते हैं। ऐसा नहीं कि OT एक कमरा होता है, कोई भी व्यक्ति चला आया, राम भरोसे हिंदू होटल है, वो कोई भी व्यक्ति घुस आया, ऐसा नहीं है। वो कोई धर्मशाला नहीं है। ओके, वो कोई सिनेमा हॉल नहीं है, वो ऑपरेशन थिएटर रूम है। उसमें अलाउड भाई कौन होता है? या तो सर्जन होते हैं और नहीं तो क्या होता है? OT टेक्नीशियन, OT मास्टर होता है। ओके, और सर्जिकल प्रोसीजर में हेल्प करने वाली नर्सेज होती हैं। ठीक है, एनेस्थेटिस्ट होता है जो कि बेहोशी की दवा देता है, एनेस्थेसिया देता है। तो एनेस्थेटिस्ट, सर्जन, नर्स और OT टेक्नीशियन के अलावा और किसी को अलाउड नहीं होता है OT के अंदर। तो ऐसा क्यों है? ताकि जितने लोग होंगे उतना ही इन्फेक्शन की संभावना बढ़ती है। ओके, OT कैसा होना चाहिए? आउटर जोन होना चाहिए। आउटर जोन क्या होता है? मेन अक्रॉस कॉरिडोर, ट्रांसफर एरिया, सुपरवाइजर ऑफिस और कंट्रोल स्टेशन, डॉक्यूमेंटेशन एरिया, प्री ऑपरेटिव पेशेंट होल्डिंग एरियाज,
द चेंजिंग फैसिलिटीज़। देखिए जो ओटी होता है, ओटी के बाहर क्या क्या चीज़ें होती हैं बताई गई है कि उसमें कॉरिडोर होगा, ट्रांसफ़र एरिया होगा जहाँ से पेशेंट को ट्रांसफ़र किया जाता है किस स्थान से दूसरे स्थान में, सुपरवाइज़र का ऑफिस होता है जो मेडिकल जो हॉस्पिटल के होते हैं सुपरवाइज़र। इसी तरह कंट्रोल स्टेशन होता है। कंट्रोल स्टेशन वो स्टेशन होता है जहाँ से हर चीज़ की जानकारी होती है कि कौन पेशेंट कहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है, किस पेशेंट के ऊपर कौन सा प्रोसीजर किया जा रहा है। डॉक्यूमेंटेशन एरिया होता है। देखिए एक ओटी टेक्नीशियन का ये ड्यूटी होता है कि जो अस्पताल ओटी जिस व्यक्ति की ओटी है, जैसे किसी व्यक्ति की ओटी मान लीजिए कि 5 तारीख को है, जैसे जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि आज आज 11 जून है और आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो मान लीजिए किसी का ऑपरेशन 11 जून को रखा गया है, ठीक है, किसी का ऑपरेशन 12 जून को है, किसी का ऑपरेशन 15 जून को है, ठीक है। जिनका पहले से फिक्स होता है ओटी ओटी होना है, इस दिन इस समय ओटी होनी है। आपको पता है ना ओटी 2 प्रकार की होती है। पहला कि हार्निया का ऑपरेशन मान लीजिए होना है, डॉक्टर ने टाइम दे दिया कि 11 जून को हार्निया का ऑपरेशन होना है, तो पता है सब कोई मेडिकल स्टाफ को पता होता है कि 11 जून को ऑपरेशन होना है। कुछ होती है इमरजेंसीज होती हैं, जैसे अचानक डिलीवरी का केस आ गया, सिजेरियन करना पड़ा, या अचानक ट्रॉमा का केस आ गया, हाथ पाँव कट गए हैं, ऐसा ओटी में आया केस। तो इमरजेंसी केसेस भी आते हैं और नॉन इमरजेंसी केस भी होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ओटी है, ओटी के बाहर सारी चीज़ें होती हैं, चेंजिंग फैसिलिटीज़ होती है। तो गाइस मैं बात कर रहा था ओटी में अगर किसी व्यक्ति का डेट पड़ा हुआ है कि मान लीजिए आज 11 जून है, 11 जून को ओटी होना है हार्निया का, तो हम क्या करते हैं उस पेशेंट को तैयार करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो उस पेशेंट का हम ओटी में जाने के लिए एक विशेष प्रकार का कपड़ा होता है, गाउन होता है, उसको पहनाते हैं। वो गाउन पहनाने से पहले उसकी बॉडी को बीटाडीन लोशन से साफ करते हैं, पूरी बॉडी को। हार्निया का ऑपरेशन है तो हार्निया का ऑपरेशन में क्या होता है, मान लीजिए इंग्यूनल हार्निया है तो पूरे बॉडी का, स्पेशली जहाँ पर एट द साइट ऑफ सर्जरी जहाँ पर ऑपरेशन होना है उस एरिया पर क्या करेंगे, पूरा पार्ट्स प्रिपेयर करेंगे, पूरा हेयर को रिमूव करेंगे और बीटाडीन से पूरा लोशन से साफ करेंगे, ठीक है। एंटीबैक्टीरियल एंटी माइक्रोबियल जो सोल्यूशन होता है उससे उसकी सफाई करेंगे बॉडी की। उसके बाद गाउन पहनाकर उस पेशेंट को ओटी के अंदर लाएंगे, उससे नॉर्मली बातें करेंगे, उसके हेजिटेशन को, उसके साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को, उसके जो उसकी परेशानियां हैं उससे हम बात करके सुलझाएंगे, उसको सांत्वना देंगे। उसे सांत्वना देने के बाद उसे ओटी टेबल पर लेटा देंगे और इन सब के दौरान हम डॉक्यूमेंट का भी ध्यान देंगे कि जिस मरीज को लाया गया है ओटी के अंदर वो सही पेशेंट है, उसी का ऑपरेशन होना है, कहाँ का ऑपरेशन होना है ये जानकारी होनी चाहिए। उसके सारे ब्लड टेस्ट, एक्सरे, सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, सारे उसकी डायग्नोसिस की रिपोर्ट होनी चाहिए। साथ में उसको एंटीबायोटिक लगा या नहीं लगा वो ध्यान देना चाहिए। उसे टेटनस टॉक्साइड का इंजेक्शन लगा या नहीं लगा, उसको फ्लूइड लगाना है, कब लगाना है, कितना लगाना है, क्या स्पीड होनी चाहिए, ओके। एनेस्थेसिया के सारे इक्विपमेंट होनी चाहिए, सॉरी एनेस्थेसिया के सारे ड्रग होने चाहिए। उसके बाद उसका बीपी, पल्स, टेम्परेचर, रिस्पिरेशन देखना चाहिए कि उसका वाइटल ठीक है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि हाई बीपी है, हाई बीपी होने पर क्या करेंगे, तुरंत हम एम्लोडेपिन वगैरह दवाएं देते हैं जो सबलिंगुअल होता है जिससे उसका बीपी कंट्रोल हो, क्योंकि हमें पता है कि हाई बीपी में कोई ऑपरेशन नहीं हो सकता। ये सब मेडिकल एंड सर्जिकल प्रोसीजर है जिसे फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। ये सब करने के बाद ही सर्जिकल प्रोसीजर होता है। तो ये तो ओटी के अंदर की ड्यूटी हो गई। ओटी के बाहर की ड्यूटी ये होती है कि जितने भी गैर जरूरी काम हैं, गैर जरूरी लोग हैं, वो ओटी से दूर रहें, वो काम ओटी में न हो। जैसे चेंजिंग जो होता है, चेंजिंग जो कपड़े को बदलना है, ये ओटी के अंदर ना हो, ओटी के बाहर हो। इसके लिए स्पेशली आउटर जोन बना है, ओके। दूसरा होता है क्लीन या सेमी रिस्ट्रिक्टेड जोन। क्लीन या सेमी रिस्ट्रिक्टेड जोन में क्या होता है गाइस,
क्लीन कॉरिडोर, स्टरलाइज्ड एंड इक्विपमेंट, स्टराइल स्टोर, एनेस्थेसिया एंड रिकवरी रूम, रेस्ट एरिया, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये सेमी रिस्ट्रिक्टेड जोन होती है। यहाँ पर कुछ लोग आ सकते हैं, आउटर में सभी लोग घूमेंगे। लेकिन क्लिनिकल में क्या होता है, ये सॉरी जो सेमी रिस्ट्रिक्टेड जोन है उसमें कुछ लोग ही आ सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, कॉरिडोर का क्लीन होना, स्टराइल एंड इक्विपमेंट, स्टराइल स्टोर, ये सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड जोन में आती हैं। एनेस्थेसिया एंड रिकवरी रूम जो होते हैं ये रिस्ट्रिक्टेड जोन में होता है। रेस्ट एरिया जो होता है ऑपरेशन के बाद, जो ऑपरेशन के बाद जो होता है रेस्ट एरिया या रेस्ट सूट बोलते हैं उसे, ठीक है, या फिर उसे कहते हैं HDU। HDU का मतलब होता है कि हाई डेफिनेशन यूनिट। ICU से किसी को बाहर निकाला जाता है तो उसे HDU में डाल दिया जाता है, हाई डेफिनेशन यूनिट। और हाई डेफिनेशन यूनिट में क्या करते हैं, एक उसकी मॉनिटरिंग करते हैं कि उसमें सुधार कितना हो रहा है। ओके, सर्जरी के बाद ICU में डालते हैं, ICU के बाद HDU में, और HDU के बाद उसे नॉर्मल वार्ड में डालते हैं। तो ये सब रिस्ट्रिक्टेड जोन, सेमी रिस्ट्रिक्टेड जोन होते हैं। तीसरा होता है रिस्ट्रिक्टेड जोन, बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड होता है, जहाँ बहुत गिने चुने लोग आते हैं। वो क्या होता है, स्क्रब एंड सिंक, ओके, और ऑपरेटिंग रूम, मतलब वो हिस्सा जहाँ पर कि OT के रूम के अंदर देखिए ऑपरेशन रूम में जाने से पहले देखिए 3 कमरों का ऑपरेशन रूम बनाया जाता है, 3 दरवाजों का OT होता है। पहला दरवाज़ा खोलेंगे, अपने चप्पल जूता निकालेंगे, अपना कपड़ा वहाँ पर चेंज करेंगे। दूसरा जो होता है उसमें स्क्रबिंग हाथ धोते हैं, ठीक है। और जो तीसरा होता है वो मेन सेंट्रल एरिया होता है, वो मेन सेंटर OT होता है। वो थर्ड होता है स्पेशल रिस्ट्रिक्टेड जोन होता है, वो ऑपरेशन रूम होता है। ठीक है, वहाँ पर कोई नहीं जाना है, किसी को जाना अलाउड नहीं होता है। तो ये सब फॉलो करना चाहिए प्रोसीजर, तब जाके इन्फेक्शन दूर होगा। स्टाफ मस्ट चेंज इन टू थिएटर staff must change into theater clothes, okay, and shoes before entering the clean semi restricted area। ठीक है, स्टाफ जो होते हैं उनको चेंज करना चाहिए, अपने अपने जो कपड़े हैं, जूते हैं, ये सब चेंज कर देना चाहिए जब उनको सेमी रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाना है। तो द ऑपरेटिंग थिएटर जो एकदम रिस्ट्रिक्टेड जोन है, वहाँ क्या होना चाहिए, शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू जस्ट द पर्सनल इन्वॉल्व इन द एक्चुअल ऑपरेशंस, ओके। 10 नर्सें हैं, 10 नर्सों में से सभी को अपना कपड़ा चेंज करना है और अपने जूते चेंज करके सेमी रिस्ट्रिक्टेड एरिया में आना है। और 10 में से सिर्फ वही नर्स अलाउड होगी जो ऑपरेशन रूम में जिसकी ज़रूरत है, वही जाएगी रिस्ट्रिक्टेड जोन में, मतलब जहां ऑपरेशन होने वाला है। 10 में से अगर एक की ड्यूटी लगी है ऑपरेशन रूम में तो सिर्फ वही अलाउड है रिस्ट्रिक्टेड जोन में जाने के लिए, बाकी 9 को नहीं जाना है। ये सब मेडिकल गाइडलाइंस, सर्जिकल गाइडलाइंस बनी हुई हैं। अगला है गाइज स्टराइल फील्ड। स्टराइल फील्ड क्या होता है, डू नॉट अलाउ स्टराइल personnel to reach across unsterilized areas or to touch unsterilized items or vice versa। कोई अगर ऑपरेशन रूम के अंदर जाने वाला है तो अपने कपड़े जूते चेंज करता है, हमें पता है, वो अपने हाथों को साफ करता है स्क्रब से, बिटाडिन स्क्रब्स होता है, सेवलान स्क्रब्स होते हैं, साबुन होता है, इन सब से वो अपने हाथों को क्या करता है, हैंड वॉशिंग। हम जानते हैं हैंड वॉशिंग कैसे होती है, इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा हैंड वॉशिंग के बारे में। तो हैंड वॉशिंग वो अच्छी तरह से करता है। हैंड वॉशिंग का पूरा एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, एक तरीका होता है, पूरा सारे नियम कानून हैंड वॉशिंग के बने हैं तो उसको पालन करना होता है। उसके बाद हैंड वॉशिंग प्रॉपरली करने के बाद जब OT में वो जाता है, मास्क ग्लव्स पहना हुआ है, तो वहाँ पर जब वो गाउन वगैरह बदलता है, गाउन वगैरह पहनता है, सर्जिकल गाउन, तो उसके बाद क्या करता है, वो रिस्ट्रिक्टेड जोन में ही रहता है, वो उस जोन से बाहर नहीं निकल सकता। वो कोई भी अनस्टरलाइज्ड आइटम, इक्विपमेंट को नहीं छू सकता, क्योंकि वो क्या है, वो रिस्ट्रिक्टेड जोन में है और उसने स्टराइल गाउन्स पहन रखा है, उसने हाथों को भी अच्छी तरह से हैंड वॉशिंग कर लिया है, ओके। अब वो अनस्टरलाइज्ड मतलब जो प्रॉपर तरीके से स्टरलाइजेशन जिनका नहीं हुआ है, ऐसे इक्विपमेंट, ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट से वो दूर रहेगा, ओके। और वो जोन्स के बाहर भी नहीं जा सकता, मतलब OT रूम के बाहर भी नहीं जा सकता। इसी को कहा जाता है स्टराइल फील्ड। अगला है इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। जाहिर सी बात है, स्टैंडर्ड एंड यूनिवर्सल प्रिकॉशंस, CDC रिकमेंडेशन फॉर
प्रिवेंशन ऑफ एसएसआई। देखिए इनके कहने का मतलब ये है कि हमें पूरी दुनिया का जो, देखिए एक संस्था है जिसका नाम है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो स्थापना हुआ था वो अप्रैल 1949 को, 7 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, पूरी दुनिया के देशों की आपसी सहमति से। इसका जो हेडक्वार्टर है वो यूरोप का एक देश है स्विट्जरलैंड, उसमें एक शहर है जिनेवा, वहाँ जिनेवा में इसका मुख्यालय है। WHO ही तय करता है कि कोई बीमारी कितनी घातक है, कोई किसी भी बीमारी में सर्जरी कैसे करनी चाहिए, कैसे मेडिकल नियम फॉलो करना चाहिए, कैसे मेडिकल से संबंधित जो नियम कानून बनाए जाते हैं वो WHO द्वारा ही बनाए जाते हैं, और WHO द्वारा ही उसको अप्रूव किया जाता है। WHO ही नियम कानून बनाता है और नियम कानून को, और नए नियम कानून पर मुहर लगाता है, पुराने नियम कानून को वो रिजेक्ट करता है। WHO ही समय समय पर अपने रूल्स रेगुलेशन को अपडेट करते रहते हैं। तो WHO हमेशा एक स्टैंडर्ड लेवल को फॉलो करता है मेडिकल के फील्ड में, और वो स्टैंडर्ड लेवल क्या है? स्टैंडर्ड लेवल ये है कि सर्जिकल एरिया में जाने से पहले कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन WHO ने बना रखे हैं, उसको पालन करना पड़ेगा। ओके, और यही चीज़ें करती है CDC। CDC क्या है? CDC एक संस्था है जिसका नाम है सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, CDC। ये अमेरिका की एक संस्था है CDC। इसका मुख्यालय है अमेरिका का एक स्टेट है जॉर्जिया, उसकी राजधानी है अटलांटा। गाइस आप देख लीजिएगा अटलांटा है या शिएटल है, मैं क्लियर नहीं हूँ। एक बार ये देख लीजिएगा CDC का मुख्यालय अटलांटा है या शिएटल है, देखना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है CDC का मुख्यालय अमेरिका के जॉर्जिया स्टेट के अटलांटा में है। और ये CDC जो है, जिसे हम कहते हैं सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, ये और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये मिलकर मेडिकल से संबंधित नियम कानून को बनाते हैं, उसको अप्रूव करते हैं, नई दवाओं को अप्रूव करते हैं, डिजीज़ से संबंधित नियम कानून बनाते हैं, और पुराने नियम कानून को क्या करते हैं? रूल आउट कर देते हैं। तो ये अपडेट करते रहते हैं। तो ये जो CDC रिकमेंड फॉर प्रिवेंशन ऑफ SSI, तो CDC ने जो रिकमेंड किया है SSI के संदर्भ में, मतलब सर्जिकल साइट इन्फेक्शन के संबंध में जो CDC ने गाइडलाइंस बना रखी है, जो WHO ने गाइडलाइंस बना रखी है, जो स्टैंडर्ड फॉलो करने के लिए, यूनिवर्सल स्टैंडर्ड को फॉलो करने के लिए WHO ने गाइडलाइंस बना रखी है, ताकि प्रिकॉशन हो सके, सूक्ष्म जीवों से इन्फेक्शन से प्रिकॉशन हो सके, उसका पालन करते रहना चाहिए हर हॉस्पिटल को, हर मेडिकल स्टाफ को अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। जैसे अभी देखिए एक CDC की ये फेल्योर है, ये CDC की कमी है कि अभी बात हो रही है कोरोना वायरस की और बीमारी कोविड-19 की। इसमें क्या है कि जब पहला जो मरीज, जिस हमें पता है ये चाइना के वुहान में ये बीमारी वायरस कोरोना की फैली है। कोरोना वायरस ये वुहान से आया है, चीन के शहर वुहान से। तो वहाँ पर दिसंबर के लास्ट में ये वायरस मिला था, लेकिन WHO की आंख खुलते खुलते मार्च हो गया। मतलब दिसंबर के अंतिम सप्ताह में चाइना के वुहान से कोरोना वायरस मिलता है दिसंबर के अंतिम में, और WHO की आंख खुलती है मार्च के अंतिम में। तो ये जो 3 महीने उन्होंने आंख बंद कर रखा था, इसी कारण क्या हुआ, कोरोना पेंडेमिक। और वो मार्च के आखिरी में वो घोषित करते हैं कि कोरोना क्या है? पेंडेमिक है। पेंडेमिक मतलब कि अब ये लाइलाज बीमारी है, और ये पूरी दुनिया में, वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में फैल गया है, फैलने वाली बीमारी है। ये कम्युनिटी स्प्रेड करने वाली बीमारी है, मतलब कम्युनिटी समुदाय में एक से दूसरे को ये फैलने वाली बीमारी है ड्रॉपलेट्स के द्वारा। ये सारी चीज़ें उन्होंने मार्च के अंत में बताया है, जबकि ये दिसंबर के अंत में ही ये पता चल गया था। ठीक है। तो ये WHO की ड्यूटी थी, लेकिन WHO क्या है, फेल कर गया यहाँ पर। और भी उनके बहुत सारे फेल्योर हैं, स्वाइन फ्लू के बारे में, और भी उनकी फेल्योर हैं, बर्ड फ्लू के बारे में, सार्स के बारे में।
लेकिन इस अभी तो हाल ही में रिसेंटली कोरोना के बारे में उनका ये फेल्योर है, इसीलिए कई सारे देश जैसे अमेरिका वगैरह क्या हैं, WHO को बिल्कुल टाटा बाय बाय कर दिए हैं। तो WHO की कुछ कमियां हैं, और वो जो कुछ कमियां हैं उस कुछ कमियों के कारण लाखों लोगों ने जान गंवा दी। बहरहाल कहने का मतलब यह है कि जो WHO कहता है वही दुनिया पालन करती है, जो CDC कहता है वही दुनिया पालन करती है, और उनका जो नियम कानून है OT के संदर्भ में, OT में जो इन्फेक्शन कंट्रोल हो उसके संदर्भ में, उसका हमें पालन करते रहना चाहिए। अगला है गाइज स्टैंडर्ड एंड यूनिवर्सल प्रिकॉशन। क्या स्टैंडर्ड प्रिकॉशन है? विशेष, यूनिवर्सल, जो कि सार्वभौमिक है, पूरी दुनिया में नियम कानून पालन करने वाला स्टैंडर्ड जो प्रिकॉशन जो है, उसका इस जो स्टैंडर्ड लेवल है पूरी दुनिया में यूनिवर्सल, वो क्या है इसके बारे में हम समझते हैं। जैसे स्टैंडर्ड प्रिकॉशन क्या है? हैंड हाइजीन, हाथ की सफाई, हाथ को अच्छी तरह साफ करना है, हमें पता है, हैंड वॉशिंग, ओके, स्क्रब द्वारा, साबुन, लाइफ बॉय साबुन जो है जैसे यूज होता है भारत में अस्पतालों में OT के अंदर, और बिटाडीन हमें पता ही है, पोवाडीन आयोडीन उसे बोलते हैं, और भी दूसरे एंटी माइक्रोबियल जो सोल्यूशन है स्क्रब से, उसे हम अच्छी तरह से प्रॉपर्ली हैंड वॉश करते हैं, इसे हम कहते हैं हैंड हाइजीन। दूसरा है PPE। व्हाट इज़ PPE? PPE का मतलब का तो अभी ये कोरोना में तो PPE का बहुत ही, इसका नाम बहुत ही चला है। कोई भी कोरोना का संदिग्ध व्यक्ति मिल गया तो उसको क्वारंटाइन में भेजने से पहले उसकी जांच करनी होती है, जांच करने के बाद उसे क्वारंटाइन में भेजते हैं, उसकी रिपोर्ट आ जाती है तो उसे हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, रिपोर्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव वो देखने पर उसे क्वारंटीन में भेजना है या होम क्वारंटीन करना है या फिर उसे एडमिट करना है, ये तय किया जाता है। तो कहने का मतलब है कि जो कोरोना वायरस में सैंपल लेने वाले लोग हैं, मेडिकल स्टाफ है, वो क्या पहनते हैं? PPE किट पहनते हैं। PPE किट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म है पर्सनल प्रोटेक्ट इक्विपमेंट, ओके। पर्सनल प्रोटेक्ट इक्विपमेंट जो है वो है PPE किट। ये पूरी बॉडी पर पूरा मास्क होता है, ग्लव्स होता है, पूरा गाउन होता है, शूज़ तक कवर होते हैं, ताकि जो संक्रामक बीमारियां हैं, जो कंटामिनेटेड, जो कि कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, संक्रामक बीमारियां मीन्स कम्युनिकेबल डिजीज़ जो हैं, उससे बचाव हो सके। और इसी तरह PPE किट पहनकर OT में भी काम करना चाहिए, ताकि हमारे द्वारा जो डिलीवरी हो रही है नवजात बच्चे की, उसको इन्फेक्शन ना हो जाए। तो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन यही है गाइस कि हैंड हाइजीन है, PPE है। इसके अलावा एसेप्टिक टेक्निक है। सेप्टिक का मतलब होता है अशुद्धि, अशुद्धियाँ समझ लीजिए। एसेप्टिक मतलब जो अशुद्धि ना हो। ऐसी टेक्निक क्या है? प्रिवेंशन ऑफ निडल स्टिक्स, निडल का स्टिक्स है वो प्रिवेंशन इसका होना चाहिए, ओके। और इन्वायरमेंटल क्लीनिंग होनी चाहिए। इंस्ट्रूमेंट रिप्रोसेसिंग होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज करते हैं OT में, जैसे OT में यूज करने वाले इंस्ट्रूमेंट क्या हैं? जैसे सर्जिकल ब्लेड है, जैसे सर्जिकल सीजर है, कैंची है, जैसे उस कैंची को अच्छी तरह से धोना होता है। धोने के बाद उसको हम, गाइस मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ पहले, जरा सा आप ये वीडियो देख लें। देखिए ये है PPE किट। इसमें देख सकते हैं एक व्यक्ति क्या है, उसने ग्लव्स पहन रखा है, गाउन पूरा पहन रखा है, शूज़ को उसने कवर कर रखा है, उसने मास्क पहन रखा है, उसने पूरा हेड कवर कर रखा है, और आगे क्या है, आगे उसने ग्लास ग्लास का मास्क, एक ग्लास का शील्ड पहन रखा है। ये PPE किट है, ऐसा पहनना चाहिए OT के अंदर। ये WHO और CDC का कहना है, और इसको पालन किया जाता है। दुनिया के सारे विकसित देश पालन करते हैं, विकासशील देश भी पालन करते हैं। जैसे हमारे भारत में जो दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, वहाँ पालन होता है, लेकिन छोटे शहरों में ये इतना पालन नहीं होता है, जो कि गलत बात है। छोटे शहरों में भी पालन होना चाहिए। जो WHO का गाइडलाइंस है PPE किट पहनकर ऑपरेशन करने का, इसका पालन होना चाहिए। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें डिस्पोजेबल हुड होता है। देखिए डिस्पोजेबल का मतलब है जो एक बार यूज किए और बाद में उसको क्या करें, डिस्ट्रॉय कर दें, ख़त्म कर दें। उसके बाद होता है डिस्पोजेबल नॉन वुमेन गाउन, ठीक है, नॉन वोबेन, ओके, WOVN गाउन, डिस्पोजेबल आई गियर, 3 फ्लाई माउथ मास्क, 3 फ्लाई मतलब कि 3 लेयर का, डिस्पोजेबल शूज़ कवर, ओके, ये भी होना चाहिए। पर सर्जिकल ग्लव्स हम ये अच्छी तरह जानते हैं। ये PPE जो है पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जो है, ये इसकी पूरी एसेसरीज हैं। गाइस OT में जो हम कैंची वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उस कैंची को धोने के बाद कहाँ रखते हैं? इसी फॉर्मलिन चेम्बर में रखते हैं। ये फॉर्मलिन चेम्बर देख रहे हैं,
इसका नाम फॉर्मेलिन चैम्बर क्यों है? क्योंकि इसमें कैंची रखकर फॉर्मेलिन की गोलियां डाल दी जाती हैं और उससे क्या होता है, ये पूरा का पूरा फॉर्मेलिन चैम्बर क्या है, स्टरलाइज्ड हो जाता है, मतलब फ्री फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऐसी स्थिति बन जाती है। तो जैसे कपड़ों में कारगोली रखी जाती थी पुराने ज़मानों में, तो समझ लीजिए कुछ इसी तरह ही है। फॉर्मेलिन की गोलियां रख दी जाती हैं इस चैम्बर के अंदर और उससे वो क्या करता है, वो वेपर में परिवर्तित हो जाती है। वो गोलियां धीरे धीरे वो भाप की तरह बन जाती हैं और वेपर की तरह बनती हैं, और धीरे धीरे वो ख़त्म होने लगती है, उनकी साइज कम छोटी होने लगती है और इस तरह से पूरे चैम्बर में क्या है, फॉर्मेलिन का जो वेपर रूप है, जो धुआं की तरह है, वो पूरा फैल जाता है और पूरा फॉर्मेलिन चैम्बर क्या है, स्टलाइज हो जाता है। ये है गाइज सेडेक्स बॉक्स। सेडेक्स बॉक्स आप देख सकते हैं, इसके अंदर मान लीजिए कि ऑपरेशन हो रहा है, उसी समय कैंची जो है वो ज़मीन पर गिर गई। अब जाहिर सी बात है कि ओटी पूरी तरह साफ है, लेकिन ज़मीन पर गिरा है, तुरंत उठाकर आप टिश्यू को नहीं काटेंगे, क्योंकि कोई भी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ज़मीन पर हो सकता है, जो कि सर्जिकल जो सीजर है, कैंची है, उससे चिपक सकता है। तो ऑपरेशन के दौरान जो कैंची गिर गई है उसको तुरंत 2 मिनट में स्टलाइज करना है, कैसे करेंगे? उसको हम तुरंत इसी साइडेक्स बॉक्स के अंदर डाल देंगे। इसमें ग्लूटरल डिहाइड होता है, इसी ग्लूटरल डिहाइड में डाल देते हैं और 2 मिनट बाद उसको निकाल देते हैं, इससे स्टलाइज हो जाता है कैंची। जितने धारदार हथियार हैं, ठीक है, जो शार्प जो 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 शार्प इंस्ट्रूमेंट हैं, उनको फॉर्मल्डिहाइड या ग्लूटरल्डिहाइड से स्टलाइज किया जाता है। और जो शार्प नहीं है, जैसे कि जो उसमें गाइस बहुत सारे हैं, जैसे कि चिटल फॉरसेप है, ओके। उसी तरह चिटल फॉरसेप के बाद भी आता है डेवर डीप डिटेक्टर, आता है चर्नी डिटेक्टर आता है। अगर ये सब स्टलाइज करना है तुरंत, तो इनको हम क्या करते हैं, इनको ऊपर स्प्रिट डालकर माचिस लगाते हैं और इनको बर्निंग करके जलाकर क्या करते हैं, इनको स्टलाइज किया जाता है। ये सारे नियम कानून पालन करना होता है गाइस। ये देखिए CDX साइडेक्स बॉक्स है, इसी के अंदर ग्लूटाथियोन भरा होता है, ओके। तो ये मैं दिखाना चाहता था। ये देखिए, ये है फॉर्मलाइजेशन मशीन। इसके अंदर क्या करते हैं, फॉर्मलिन का जो लिक्विड फॉर्म होता है, वो लिक्विड सोल्यूशन, फॉर्मलिन का लिक्विड सोल्यूशन इसमें भर देते हैं। और इसको गाइस, इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर तार है, इस तार को क्या करते हैं, इसको बिजली के बोर्ड में लगाकर इलेक्ट्रिसिटी ऑन कर देते हैं। और ये क्या होता है, ये जो ऊपर पंखा है, ये पंखा चलने लगता है। और जो जो फार्मलिन का सोल्यूशन है, लोशन है, जो फार्मलिन का सोल्यूशन है, जो द्रव रूप है फार्मलिन का, वो क्या होता है, धीरे धीरे पूरे ओटी में फैल जाता है पंखे से, और पूरी की पूरी ओटी क्या होती है, फॉर्मलाइज हो जाती है, मतलब एक तरह से स्टरलाइज हो जाती है। तो ये सारे मैकेनिज़्म जो हैं, ये सारी जो व्यवस्था है, इसका पालन करना चाहिए। यही कहता है WHO CDC भी, और यही स्टैंडर्ड क्या है, प्रिकॉशन है। तो ये यही है गाइस, इंस्ट्रूमेंट की रिप्रोसेसिंग करनी चाहिए। रिप्रोसेसिंग मतलब कि जो इंस्ट्रूमेंट हमने यूज किया है, उसको ऑपरेशन बाद उसको धोते हैं, धोने के बाद फिर से उसको स्टरलाइज करते हैं। कहाँ, ऑटोक्लेव मशीन में उसको स्टरलाइज किया जाता है भाप द्वारा, और उसके बाद पुनः स्टरलाइज करके ऑटोक्लेव मशीन में स्टरलाइज करते हैं, या फिर बर्निंग द्वारा स्टरलाइज किया जाता है, या फिर साइडेक्स में ग्लूटाथियोन द्वारा स्टरलाइज किया जाता है, या फिर फॉर्मलिन चैम्बर में फॉर्मलिन जो टैबलेट्स हैं उनके द्वारा स्टरलाइज किया जाता है, और फिर उसको हम यूज करते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट जो भी टिश्यू वगैरह काट कर निकाला गया है, पेंडिंग्स का, या फिर गॉल ब्लैडर का जो टिश्यू निकाला गया है, या फिर प्रोस्टेक्टमी हुआ है, पूरा प्रोस्टेक्ट निकाला गया है, या फिर हिस्टेक्टमी हुआ है, पूरा का पूरा यूट्रस निकाला गया है, ठीक है, अपेंडेक्टोमी में अपेंडिक्स निकाला गया है। तो ये जो टिश्यू निकाले जाते हैं, इन टिश्यू का हिस्टोपैथोलॉजिकल जांच कराई जाती है, ताकि कहीं पेशेंट को कैंसर वगैरह तो नहीं था। और हिस्टोपैथोलॉजिकल जांच कराने के लिए छोटा सा टिश्यू का सैंपल दे दिया जाता है, और बाकी के जितने भी आर्गन बेकार के निकले हुए हैं, जो जो सर्जरी के बाद रिमूव किए गए हैं, उनको क्या करते हैं, प्रॉपरली उसको क्या करते हैं, उसको उसको नियमानुसार क्या करते हैं, उसको डिकम्पोज कर देते हैं, उसको उसको प्रॉपरली क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उनको जला देते हैं। यही है वेस्ट मैनेजमेंट। तो ये सारी चीज़ें पालन करना चाहिए। यूनिवर्सल प्रिकॉशंस क्या हैं, ब्लड स्पाइलेज का गाइस, इसका मतलब होता है रक्त रिसाव, रक्त का रिसाव मतलब खून का बहना। तो ब्लड स्पाइलेज, जो खून का बहना है, उसका मैनेजमेंट करना चाहिए ओटी के अंदर। ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड पोस्ट एक्सपोजर मैनेजमेंट,
जो ब्लड निकलता है, जो बॉडी का फ्लूइड निकलता है, पस वगैरह निकल गया, इसका भी प्रॉपरली क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। तभी ओटी क्या रहती है, साफ स्वच्छ रहती है। नहीं तो क्या होता है, आपने एक ओटी कराया, 2 घंटे बाद दूसरी ओटी है, पहले वाले का मवाद गिरा हुआ है, पस गिरा हुआ है, और उसी से इन्फेक्शन होगा, दूसरे की ओटी होगी, उसको इन्फेक्शन हो जाएगा, उसकी सर्जरी खराब हो जाएगी, उसको सेप्टिसीमिया होगा, मौत भी हो सकती है। गाइज ये है सीडीसी रिकमेंडेशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ एसएसआई। सीडीसी मतलब जो सेंटर फॉर सेंट्रल सर्विस, सीडीसी का मैंने आपको पूरा फुल फॉर्म बताया है। इसका फुल फॉर्म है सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। आई रिपीट अगेन, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, ये सीडीसी है। सीडीसी जो है हमने बताया कि अमेरिका के जॉर्जिया में अटलांटा में इसका मुख्यालय है। ये सीडीसी अमेरिका का एक बहुत सम्मानित संस्था है। ये काफ़ी हाई क्वालिटी, ये जो संस्था है इसमें काफ़ी हायर क्वालिफाइड साइंटिस्ट और डॉक्टर इसमें काम करते हैं। तो सीडीसी को एक आइडियल इंस्टीट्यूट के रूप में माना जाता है, जस्ट लाइक डब्ल्यूएचओ, और इनकी गाइडलाइंस को फॉलो किया जाता है पूरी दुनिया में। तो सीडीसी ने का कहना है कि एसएसआई से बचने के लिए, मतलब सर्जिकल साइट इन्फेक्शन से बचने के लिए क्या करना होता है, 2 कैटेगरीज को अपनानी होती है, कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 1A एंड कैटेगरी 1B। What is category 1A? Category 1A is strongly recommended for implementation and supported by well-designed experimental, clinical और epidemiological studies। अच्छी तरह से क्या करते हैं, ये स्टडीज़ करनी चाहिए। इनका ये कहना है, जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है, जो क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ होनी चाहिए, अच्छी तरह से स्टडी करनी चाहिए। क्लिनिकल स्टडी अच्छी तरह होनी चाहिए, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ अच्छी तरह होनी चाहिए। इसके बारे में इन्होंने क्या किया, रिकमेंड किया है कि ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से इम्प्लांट की जाएं। ये रिकमेंडेशन किसकी है, सीडीसी की है, एसएसआई के संदर्भ में, एसएसआई न हो इसलिए। दूसरा है गाइस कैटेगरी 1B। इसमें क्या है, स्ट्रांगली रिकमेंडेड फॉर इम्प्लांटेशन एंड supported by some experimental, clinical or epidemiological studies and strong theoretical rationale। ओके, इसमें थ्योरीज वगैरह को भी काफ़ी महत्व दिया गया है। गाइज अगला है सीडीसी ने और क्या किया है, कैसे प्रिवेंशन करें एसएसआई हमने बताया है, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन से कैसे बचे। इसके लिए सीडीसी जो है, सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने क्या रिकमेंड किया है। पहला है प्री ऑपरेटिव, ऑपरेशन से पहले क्या करना चाहिए, इंट्रा ऑपरेटिव, ऑपरेशन के दौरान क्या करना चाहिए, पोस्ट ऑपरेटिव, ऑपरेशन के बाद क्या करना चाहिए, और सर्विलांस मतलब किस तरह से उस पर निगरानी रखनी चाहिए। गाइस ये सब पिक्चर मैंने बता दिया है, ये सभी क्या हैं। अब हम आगे देखते हैं, प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट का प्रिपरेशन कैसे करें, कैसे हम मरीज का तैयारी करें ऑपरेशन के लिए। आइडेंटिफाई एंड ट्रीट ऑल इन्फेक्शंस, रिमूव टू सर्जिकल साइट बिफोर इलेक्टिव ऑपरेशंस, फर्स्ट एड। देखिए गाइस, अगर किसी का ऑपरेशन होना है, चाहे इमरजेंसी ऑपरेशन है या नॉन इमरजेंसी ऑपरेशन है, एक ऑपरेशन टेक्नीशियन की ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी ओटी को पूरी तरह से स्टरलाइज रखे। इसके लिए क्या करना होता है, समय समय पर कल्चर जांच करानी होती है। कल्चर जांच मतलब क्या होता है, सैंपल लिया जाता है, जो दीवार हैं ओटी के, जो फर्श हैं, जो इक्विपमेंट हैं ओटी के, उनको स्टरलाइज करने के बाद भी उसका क्या करते हैं, उसका कल्चर जांच कराते हैं। कल्चर जांच कराने से पता चलता है कि ओटी के अंदर इस टाइप का बैक्टीरिया अभी मौजूद है, चाहे वो फ्लोरोकोनिलोन्स बैक्टीरिया हो, या सिफेलोस्पोरिन हो, चाहे मैक्रोलॉइड्स हो, या एमिनोग्लाइकोसाइड्स बैक्टीरिया हो, या फिर फंगल हो, या फिर ट्यूबरकुलर बैक्टीरिया हो। कोई भी बैक्टीरिया हो सकता है, वायरल हो सकता है, फंजाई एमेबिक एजेंट हो सकते हैं। तो कल्चर जांच करानी चाहिए ओटी की स्टरलाइजेशन के बाद भी, और इस कल्चर जांच से पता चलता है कि ओटी के अंदर ये चीज़ अभी मौजूद है, तो फिर से हमें डबल स्टरलाइजेशन उसका करना चाहिए। ये सब चीज़ें पालन करना चाहिए किसी भी व्यक्ति का ऑपरेशन कराने से पहले। मतलब ओटी को हमेशा स्टरलाइज रखना चाहिए, उसका कल्चर जांच कराकर ये क्लियर हो जाना चाहिए, ये पक्का कर लेना चाहिए कि वहाँ पर क्या है, किसी तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है।
डू नॉट रिमूव हेयर प्री ऑपरेटिवली अनलेस इट विल इंटरफियर विद द ऑपरेशन। देखिए इसमें इनका कहना है कि किसी मरीज का अगर ऑपरेशन होने वाला है तो बिना वजह हेयर को रिमूव नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि ऑपरेशन अगर होने वाला है सिर का, न्यूरो सर्जरी है, तो सिर का बाल क्या है पूरी तरह से साफ कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। उस दौरान जो जो मॉन्स जो प्यूबिक हेयर हैं, जो जेनाइटल ऑर्गन के हेयर हैं, उनको साफ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सर्जिकल साइट क्या है, हेड है, जेनाइटल ऑर्गन नहीं है। जेनाइटल ऑर्गन के साइट पर ऑपरेशन नहीं होना है। देखिए इस चीज़ को ध्यान दीजिए। अगर न्यूरो का केस है तो क्या है, पूरे हेयर का पूरे हेड का जो हेयर है हम साफ कर देंगे, पूरे सिर के बाल को साफ कर देंगे, वहाँ न्यूरो का ऑपरेशन होगा। जेनाइटल ऑर्गन के हेयर को साफ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ऑपरेशन हार्निया का है, या फिर सरकमसीजन का है, खतने का है, या फिर हाइड्रोसील का ऑपरेशन है, या फिर फीमेल में गायनी सर्जरी है, या फिर LSCS होने वाला है, सिजेरियन ऑपरेशन होने वाला, या हिस्टेक्टमी है, बच्चेदानी का ऑपरेशन है, या फिर ओवेरियन सिस्ट का ऑपरेशन है, तो ऐसी स्थिति में जेनिटल ऑर्गन के हेयर को साफ करते हैं। सिर के बाल को साफ करने की ज़रूरत पुरुषों में नहीं है, और महिलाओं में भी नहीं किया जाता है, बल्कि हेड को क्या करते हैं, हेयर कवर से उसको हेड कवर से हेयर को कवर कर देते हैं, सिर के बाल को क्या करते हैं, कवर कर देते हैं, और जेनिटल ऑर्गन के बाल को साफ करके वहाँ ऑपरेशन होता है। तो जहाँ का ऑपरेशन है वहाँ के हेयर को हटाना चाहिए, दूसरे जगह के हेयर को हटाने का कोई मतलब नहीं है। इफ़ नीडेड रिमूव हेयर इमीडिएटली बिफोर द ऑपरेटिंग, प्रेफरेबली प्रेफरेबली प्रेफर पानी दो गाइज। मैं कह रहा था इफ़ नीडेड रिमूव हेयर इमीडिएटली बिफोर द ऑपरेशन, ये है प्रिफेयर, आई एम सॉरी मैं प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा हूँ, प्रिफेरेबली, इट मीन्स प्रिफेयर कर लेना, प्रिफेयर देना, प्राथमिकता देना विथ इलेक्ट्रिक क्लिपर्स। ये फर्स्ट जो है मतलब फर्स्ट कैटेगरी के अंतर्गत ये चीज़ें बताई गई हैं। तो इनके कहने का गाइज ये मतलब है कि अगर ज़रूरत पड़े हेयर रिमूव करने का तो उसे कर दीजिए, ठीक है। इफ़ नीडेड, यदि आवश्यकता पड़े रिमूव करना हेयर इमीडिएटली, तो क्या करें, हम उसको कर सकते हैं, ठीक है। उसमें सर्जिकल ब्लेड यूज करना चाहिए, या फिर अब तो इलेक्ट्रिक मशीन से भी हेयर को रिमूव किया जा रहा है OT के अंदर। अगला है गाइस प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट। कैसे मरीज को वही चीज़ तैयार करें, जो चीज़ें जो हम लोग पीछे डिस्कस कर रहे थे उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। रिक्वायर पेशेंट टू शॉवर और बाथ, शावर, शावर मतलब हमें पता है क्या होता है, नहाना, और बाथ विथ एन एंटीसेप्टिक एजेंट, मैं बता चुका हूँ ये सारी चीज़ें, एटलीस्ट द नाइट बिफोर द ऑपरेटिव डे। ये फर्स्ट B कैटेगरी के अंतर्गत WHO ने और CDC ने रखा हुआ है। गाइस इनके कहने का मतलब ये है कि अगर सुबह ऑपरेशन है 6 बजे, मान लीजिए सुबह 6 बजे ऑपरेशन है, फीमेल के हिस्टेक्टमी, बच्चेदानी का ऑपरेशन सुबह 6 बजे है, तो उसको रात में क्या करते हैं, पहले तो उसको शावर देते हैं, उसको नहला देते हैं, ताकि उसकी बॉडी में क्या है, जो भी जो भी उसकी बॉडी साफ़ हो जाए, जो बैक्टीरिया वायरस हैं वो सब साफ़ हो जाए। उसके बाद भी क्या करते हैं, एंटीसेप्टिक एजेंट से, ठीक है, उस एंटीसेप्टिक एजेंट से उसकी बॉडी को क्या करते हैं, एक तरह से पोछाई की जाती है। पोछाई मीन्स जैसे बीटाडीन है, बीटाडीन लोशन मैंने बताया, उसमें जो कॉटन है, रुई, उससे क्या करते हैं, उस रुई का एक क्या बनाते हैं, एक गोले की तरह बनाते हैं, या हम कह सकते हैं कॉटन पैड यूज करते हैं। उस कॉटन पैड को क्या करते हैं, बीटाडीन लोशन में क्या करते हैं, डुबाकर, और फिर उस पूरे बॉडी की पोछाई करनी चाहिए। ये सब तरीके होते हैं, ये सब रात में करना चाहिए। नहाना, रात में पेशेंट को नहला दीजिए, रात का मतलब शाम को भी पेशेंट को नहला दीजिए, और उसके बाद एंटीबायोटिक जो एंटीसेप्टिक एजेंट है, एंटीसेप्टिक एजेंट है या एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, जैसे हमारे भारत में यूज होता है बीटाडीन, पोविडीन, आयोडीन, उससे क्या करते हैं, उसके बॉडी की पोछाई करनी चाहिए। उसके बाद ही उसे OT में इंटर करने देना चाहिए पेशेंट को, ओके। अगला है नेक्स्ट
Thoroughly wash and clean at the around the incision site. The remove gross contamination before performing स्किन प्रिपरेशंस फर्स्ट बी कैटेगरी। इनकी वही जैसा गाइस मैंने कहा है कि जो जहाँ पर इंसिजन लगने वाला है, चीरा लगने वाला है, उस साइड पर अच्छी तरह से साफ़ सफाई करते हैं और किसी तरह का भी स्किन को अच्छी तरह प्रिपेयर करते हैं। स्किन प्रिपेयर का मतलब होता है कि जो वहाँ पर हेयर वगैरह उसको हटा देते हैं। अगला गाइस हैंड फोर आर्म एंटीसेप्सिस फॉर सर्जिकल टीम। आई रिपीट अगेन, हैंड forearm एंटीसेप्सिस फॉर सर्जिकल टीम। मतलब जो हाथ है उसको क्या करना है, एंटीसेप्सिस फॉर सर्जिकल टीम। इसका देखिए मैं बताता हूँ, कीप नेल्स शॉर्ट एंड डू नॉट वियर आर्टिफिशियल नेल्स। हमारी कुछ नर्सेज होती हैं, नर्स बहनें होती हैं, नर्सिंग बहनें हमारी कुछ ऐसी हैं जो कि ओटी में भी चली जाती हैं, तो उनके नाखून काफ़ी बड़े होते हैं और ये चीज़ अलाउड नहीं की जा सकती। ओटी के अंदर जाने वाली नर्स है या वार्ड बॉय है या डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, एनेस्थेटिस्ट हैं, ओटी मास्टर हैं, ये उनका नाखून छोटा होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए। ये सब तरीके होते हैं एंटीसेप्सिस का, ताकि सेप्सिस मतलब सेप्टिसीमिया ना हो पेशेंट को। ये सेप्टिसीमिया वगैरह बीमारियों से दूर, सेप्टिसीमिया जैसी बीमारियां न हों, ऐसी स्थिति न बने, ऐसी स्थिति से बचने के लिए एंटीसेप्सिस मेथड फॉलो किया जाता है। और उसका बड़ा इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है कि अपने नेल्स को साफ रखना चाहिए, छोटा रखना चाहिए। अंगूठी, घड़ी, कंठी, माला जो भी है, चूड़ियाँ, ओके, गहने, इन सब चीज़ों को हटा देना चाहिए। ये सब चीज़ें पहनकर ओटी के अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए। परफॉर्म प्री ऑपरेटिव सर्जिकल स्क्रब फॉर एट लीस्ट 2 to 5 minutes यूजिंग एन एप्रोप्रिएट एंटीसेप्टिक। ठीक है, फर्स्ट बी कैटेगरी से ये लिया गया है। इनके कहने का मतलब है कि अगर सर्जरी करनी है, मान लीजिए हार्निया की, इंग्विनल हार्निया की, तो पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटाते हैं, मतलब पीठ के बगल लेटाते हैं। मैंने बताया है कि उसका पूरा वाइटल वगैरह चेक करते हैं और वो अगर नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल है, ओटी करने, ऑपरेशन करने लायक है पेशेंट की कंडीशन, तो फिर क्या करते हैं, 2 से 5 मिनट तक जो सर्जिकल साइट है जहाँ पर ऑपरेशन होना है उसको क्या करते हैं, उसको सर्जिकल स्क्रब से पूरी तरह से क्या करते हैं, उसको वॉश करते हैं। सेवलान, बेटाडिन और स्प्रीट, ये इन तीनों का कोऑर्डिनेशन, इन तीनों को यूज किया जाता है साफ़ सफाई करने के लिए। सबसे पहले सेवलान से उस एरिया को साफ़ करते हैं, उसके सेवलान से एरिया को साफ़ करने के बाद उसके बाद उसको बीटाडिन से साफ़ करते हैं, ओके। उसके बाद हम फिर स्प्रिट से उसे साफ़ करते हैं। उसके बाद फिर से अगेन यही काम होता है, फिर से सेवलान से अच्छी तरह साफ़ करते हैं, फिर स्प्रिट से अच्छी तरह साफ़ करते हैं और अंत में फिर बीटाडिन से उसे अच्छी तरह से साफ़ करके छोड़ देते हैं। ये चीज़ें 2 बार 3 बार डॉक्टर करते हैं चेंज कर करके, जिसका जैसा अपना मेथड है। लेकिन कहने का मतलब है सेवलान, स्प्रिट और बीटाडिन से ही सर्जिकल साइट को अच्छी तरीके से वॉश किया जाता है। ठीक है, ये सर्जिकल ऑपरेशन होने से पहले का बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है। यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि परफॉर्म प्री ऑपरेटिव सर्जिकल स्क्रब फॉर एटलीस्ट 2 to 5 मिनट यूजिंग एन अप्रोप्रिएट एंटीसेप्टिक। ये फर्स्ट बी कैटेगरी के अंतर्गत इसको रखा गया है। अगला है ड्राई हैंड्स विथ स्टेराइल टॉवल्स एंड डन स्टेराइल गाउन्स एंड ग्लव्स। सूखे हाथ से क्या करते हैं, स्टेराइल टॉवल को और स्टेराइल गाउन्स को, ग्लव्स को, इन सब चीज़ों को यूज करना चाहिए, ओके। हैंड वॉश करके जब सर्जन आते हैं ओटी के अंदर, तो उसके बाद क्या करते हैं, कुछ समय तक अपने हाथ को सूखने देते हैं। उसके बाद जो आइसोप्रोपिल है, जो स्प्रिट है, उससे अपने हाथ को साफ करते हैं, फिर कुछ समय तक उसको सूखने देते हैं। उसके बाद ही वो ग्लव्स, गाउन्स वगैरह पहनते हैं और पेशेंट के ऊपर टॉवल्स वगैरह डाला जाता है, पेशेंट को कवर किया जाता है, केवल सर्जिकल साइट को छोड़ देते हैं। अगला है एंटी माइक्रोबियल प्रोफाइलैक्सिस। प्रोफाइलैक्सिस का मतलब होता है रोग निरोध। किस तरह से हम एंटी माइक्रोबियल जो सूक्ष्म जीव हैं उनके प्रति क्या है, रोग निरोध की हम
प्रक्रिया को अपनाएं। तो इसमें क्या होता है, एडमिनिस्टर अ प्रोफाइलेटिक एंटीमाइक्रोबियल एजेंट, ओके, ओनली व्हेन इंडिकेटेड, administered by the IV route, the initial dose not more 1 hour before incision। अगर ऑपरेशन होने वाला है तो ऑपरेशन से 1 घंटे ऐसा नहीं कि ऑपरेशन होने वाला है सुबह 6 बजे और आप फ्लूइड उसको रात भर चला रहे हैं, फ्लूइड को बंद कर दीजिए, आवश्यकता नहीं है तो ऑपरेशन से आधा घंटा 1 घंटा पहले फ्लूइड को चलाते हैं और वो सर्जन के और एनेस्थेटिस्ट के आदेश पर उनके द्वारा बताए गए नियमानुसार ही फ्लूइड को चलाते हैं, कम या ज़्यादा देते हैं जैसा वो आपको कहा जाता है। उसमें आरएल भी दे सकते हैं, रिंगर लैक्टेट आता है, उसमें डीएनएस आता है, डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन आता है, उसमें एनएस आता है, नॉर्मल सलाइन आता है, या फिर आइसोलाइट एम देते हैं, जो आइसोलाइट्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट हैं, आइसोलाइट पी दिया जाता है बच्चों को, आइसोलाइट एम दिया जाता है बड़े लोगों को, एडल्ट को। तो ये सब चीज़ें देते हैं और साथ में एंटी माइक्रोबियल एजेंट, कोई भी दवा, एंटीबायोटिक वगैरह। देखिए गाइस, हमने पहले आपको बताया ना कि किसी भी व्यक्ति को ओटी में ले जाने के बाद सबसे पहले उसे कोई एंटीबायोटिक दे देते हैं, जैसे सिफेक्जोन 250 ml, सिफेक्जोन 1 ग्राम का, या फिर सिफेक्जोन प्लस साल्बेक्टम 1.2 ग्राम का दे देते हैं दवाएं, और टिटनेस का दवा देते हैं। ये कॉमन प्रोसीजर फॉलो करना होता है कि आप ड्रिप लगाते हैं ओटी के से पहले, आप एंटीबायोटिक देते हैं ओटी से पहले, आप टिटनेस की दवा देते हैं ओटी से पहले। इंट्रा ऑपरेटिव ऑपरेशन के दौरान क्या करना होता है गाइस, वेंटिलेशन सिस्टम। वेंटिलेशन सिस्टम में पता है, वेंटिलेशन का मतलब कि हवाओं का आदान प्रदान हो, ऐसा नहीं कि ओटी बिल्कुल ओटी में एक तरह से ओटी जो है वो टाइट एयर चेम्बर बन गया है। वेंटिलेशन बराबर होते रहना चाहिए ओटी में, साफ़ हवा आती जाती रहे, इसका ध्यान देते रहना चाहिए, और वो जो साफ़ हवा है वो स्टरलाइज हवा हो, शुद्ध हवा हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम ऑपरेशन के दौरान खिड़की खोल दें और बाहर की धूल आ जाए, ऐसा नहीं होता है। वेंटिलेशन प्रॉपरली होनी चाहिए और इसका पालन आज के समय तो सभी सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कर रहे हैं। क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शंस ऑफ इन्वायरमेंटल सरफेस, ये हमें पता है, डिसइंफेक्शन होना चाहिए, क्लीनिंग होनी चाहिए। माइक्रोबायोलॉजिकल सैम्पलिंग ये भी लेनी चाहिए, मैं बता चुका हूँ, माइक्रोबायोलॉजिकल सैम्पलिंग बहुत ज़रूरी है। जो कल्चर वगैरह जांच है वो ज़रूरी है। स्टरलाइजेशन ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, सभी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का स्टरलाइजेशन करना चाहिए, किसी का बर्निंग द्वारा, किसी का ऑटोक्लेव के द्वारा, किसी का फॉर्मलिन चैम्बर के अंदर फॉर्मलिन टैबलेट्स द्वारा, किसी का ग्लूटरल डिहाइड साइडेक्स के अंदर ग्लूटरल डिहाइड सोल्यूशन द्वारा, सभी का क्या करते हैं, सर्जिकल स्टरलाइजेशन करते हैं। और ऑटोक्लेव में ग्लव्स का और गाउन्स का और एनेस्थेसिया में यूज होने वाले निडल्स का, सारे आइटम का, एनेस्थेसिया में यूज होने वाले सारे आइटम मीन्स जो एलपी निडल है, लंबर पंचर निडल है, जो एनेस्थेसिया में यूज होता है, इन सब को ऑटोक्लेव मशीन में स्टरलाइज किया जाता है। सर्जिकल एट्री एंड ड्रेप्स, अब सर्जिकल एट्रीज एंड ड्रेप्स वगैरह यूज करते हैं, जो आपने वेन के अंदर लगा रखा है, ये ड्रीप, जिससे कि पानी जो है ड्रॉप पेशेंट के नस में जा रही है, वेन में जा रही है, तो ये सब भी आइटम क्या है, स्टरलाइज होना चाहिए। एसेप्सिस एंड सर्जिकल टेक्निक, ये सब चीज़ें हमें करना चाहिए, इंट्रा ऑपरेटिव ये तरीके हैं। वेंटिलेशन क्या है, मेंटेन पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन इन द ऑपरेटिंग रूम, maintain a minimum of 15 air changes per hour with at least 3 fresh air. Do not use UV means ultraviolet radiation in the operating room to prevent SSI, surgical site infection. And next, keep operating room doors closed except as needed for passage of equipment, personnel and the patient. ओके, वेंटिलेशन में क्या होता है, शुद्ध हवा ओटी के अंदर बनी रहे, स्टरलाइज्ड हवा अंदर ओटी के भरी रहे, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का प्रयोग नहीं करना है, किसी तरह का कंटामिनेटेड एयर, अशुद्ध एयर ओटी के अंदर ना ध्यान देना है। और ज़रूरी चीज़ है कि जो डोर है वो पूरी तरह से क्लोज रहें, ठीक है, जब तक कि आवश्यकता नहीं हो इसको खोलकर बाहर जाने की ओटी पर्सनल के द्वारा, ठीक है। ओटी के डोर बंद रहते हैं बराबर,
सर्जरी के दौरान ओटी के डोर बंद रहते हैं, वो बिल्कुल नहीं खुलते हैं, और सर्जरी होने के बाद ही डोर खुलता है और पेशेंट और जो ओटी का पर्सनल है, जो ओटी का स्टाफ है, वो बाहर जाता है। बार बार गेट खोलने से क्या होता है, जो स्टरलाइज मीडियम है ओटी का, जो स्टरलाइज सिचुएशन है ओटी का, वो डिस्टर्ब होती है। अगला है गाइस, क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन ऑफ इन्वायरमेंटल सरफेस। क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन, साफ सफाई, डिसइंफेक्शन मतलब इन्फेक्शन ना हो, ऑफ इन्वायरमेंटल सरफेस। ओके, इसमें क्या है, व्हेन विजिबल स्वेलिंग or contamination with blood or other body fluids of surfaces or equipments occur, use an approved disinfectant to clean the affected areas before the next operation. Second, do not perform special closing the operation room आफ्टर कंटामिनेटेड और डर्टी ऑपरेशन। ये फर्स्ट बी कैटेगरी में दोनों बताया गया है। इससे इनके कहने का मतलब ये है, अगर ऑपरेशन के दौरान आपको कोई ब्लड दिखाई दे, कोई डर्टी चीज़ दिखाई दे, कोई अशुद्धि दिखाई दे, तो आप उसको नॉर्मली साफ़ कर दीजिए। उसके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा ओटी के दौरान प्रोसीजर फॉलो करने की ज़रूरत नहीं। कभी कभी ऐसा होता है सब कुछ स्टरलाइज हो गया और उसके बाद दुर्भाग्य से कुछ चीज़ें रह गई, कुछ कहीं कुछ ऐसी चीज़ रह गई जो नहीं रहना चाहिए, तो अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप ओटी कंप्लीट अपना कीजिए और फिर उसके बाद उसके बारे में हम सोचेंगे। ठीक है, उसके लिए कोई स्पेशल डू नॉट परफॉर्म स्पेशल क्लोजिंग द ऑपरेशन रूम। इसके लिए फिर से ओटी को बंद करके फिर से सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इनके कहने का मतलब ये है गाइस, मैं आपको सीधे शब्दों में समझाता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि किसी एक व्यक्ति का ऑपरेशन हो गया, ठीक है, ऑपरेशन होने के बाद क्या है, पूरी ओटी को स्लाइस किया गया और 2 घंटे बाद फिर किसी व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति का ऑपरेशन है, दूसरे व्यक्ति का ऑपरेशन हो रहा है, उसी समय पता चला कि पूरी ओटी स्लाइज हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन कोने में कोई सर्जिकल ब्लेड गिरा हुआ है। तो अब क्या कर सकते हैं, उस सर्जिकल ब्लेड पर हम इग्नोर करेंगे, उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा स्पेशल प्रोसीजर फॉलो नहीं करना होता है, अपना ओटी का केस करेंगे और उसके बाद उस ब्लेड को वहाँ से हटा देंगे। ठीक है, यही इनके कहने का सीधे शब्दों में मतलब है। स्टरलाइज ऑल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस, जो भी गाइडलाइंस है उसी के अनुसार इस सभी चीज़ों को स्टरलाइज करना चाहिए। अब जैसे बर्निंग वाला काम, जैसे हमें हमें चरनी डिटेक्टर को स्टरलाइज करना है तो हम बर्निंग करेंगे, लेकिन हम जो शार्प इंस्ट्रूमेंट है उनका हम बर्निंग द्वारा स्टरलाइजेशन नहीं करेंगे, उनका हम फॉर्मलिन चैम्बर या ग्लूटाल्डिहाइड मीडियम द्वारा स्टरलाइजेशन करेंगे। गाइस, अगला है सर्जिकल एट्री एंड ट्रैप्स। ओके, वियर फुल पीपीई, पूरा हमें कपड़ा पहनना चाहिए। मैंने आपको पिक्चर दिखाया है पीपीई का। पीपीई का फुल फॉर्म हमें पता है, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है। एक बार फिर से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ गाइस, ये होता है पीपीई, आप देख सकते हैं, इसे हम कहते हैं पीपीई। इसका फुल फॉर्म है पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। ओके, ये यही पीपीई किट होता है। तो इसी के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये पीपीई किट जो है इसको यूज़ करना चाहिए। वियर फुल पीपीई किट, पूरा पीपीई किट को पूरा पहनना चाहिए। ये जो नियम है ये फर्स्ट बी कैटेगरी के अंतर्गत आता है। आप फर्स्ट ए फर्स्ट बी में मत पढ़िए, बस आप जो नियम कानून है उस पर ध्यान दीजिए, जो चीज़ें बताई जा रही हैं आप उस पर ध्यान दीजिए। WHO और CDC के जो नियम कानून है फर्स्ट ए फर्स्ट बी कैटेगरी, उस पर इतना ध्यान आपको देने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंतर्गत क्या होता है, सर्जिकल मास्क दैट फुली कवर्स द माउथ एंड नोज, जो मुंह है और जो नाक है उस पूरा कवर होना चाहिए मास्क। कैप और हुड, कैप मतलब जो टोपी होती है, हुड मतलब कि जो आगे का शीशा होता है। अभी कोरोना का समय चल रहा है, ये सब यूज हो रहा है, आप समझ सकते हैं अच्छी तरह। टू फुली कवर हेयर और ऑन हेड एंड फेस, अपने सिर को और चेहरे को पूरा ढकना है। स्टेराइल ग्लव्स पहनना है और एक बार पहन कर उसको फेंक देना है, फिर दूसरा यूज करना है, वही बार बार यूज नहीं करना है। अगला है इम्परमिएबल स्टेराइल गाउन। ओके, स्टेराइल गाउन भी पहनना है और ये भी क्या है, इम्परमिएबल है,
ठीक है, मतलब इसके अंदर परमेबिलिटी नहीं है। और ये भी क्या होता है, डिस्पोज हो जाता है, इसको भी प्रॉपर्ली डिस्पोज कर देते हैं वन टाइम यूज़ करके। अगला, चेंज स्क्रब सूट्स व्हेन विजिबली सॉइल्ड और कंटामिनेटेड विथ ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स। कोई चीज़ विजिबली, कोई चीज़ कोई चीज़ अचानक दिख गई कि आपके पीपी किट पर कोई ब्लड है, कोई सॉयल है, कंटामिनेटेड चीज़ है, तो आप क्या करते हैं, उसको चेंज कर देते हैं। अगला है एसेप्सिस एंड सर्जिकल टेक्निक्स। इसमें क्या होता है, एडहियर और प्रिंसिपल्स ऑफ एसेप्सिस व्हेन प्लेसिंग इंट्रावैस्कुलर डिवाइसेस। इफ ड्रेनेज इज यूज्ड, use a closed suction drain, insert it through a separate incision distinct from the operative incision and remove it as soon as possible. Guys, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जब ऑपरेशन रूम होता, जैसे किसी व्यक्ति का गाइस जैसे किसी व्यक्ति का ऑपरेशन हो रहा है और मान लीजिए कि उसको इंटेस्टाइनल परफोरेशन की दिक्कत है। इंटेस्टाइनल परफोरेशन का मतलब कि उसकी आंत फट गई है। अब या तो चाकूबाजी करने में आंत फट गई, या फिर उसका एक्सीडेंट हो गया, ट्रोमा, पेट में चोट लग गया तब उसकी इंटेस्टाइन फट गई, या फिर उसने आत्महत्या की कोशिश किया हो, अटेम्प्ट टू सुसाइड किया हो और उसने तेजाब वगैरह पी लिया है, कोरेसिव पी लिया है, इस कारण उसकी इंटेस्टाइन फट गई हो। तो जब उसकी इंटेस्टाइन में छेद हो गया है तो जाहिर सी बात है कि ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन होने के बाद इंटेस्टाइन की उस छेद को या तो उसको स्टिच लगा कर और टाँकी लगा कर बंद किए जाएंगे, या फिर उतने एरिया को काट कर इंटेस्टाइन के जो बाकी हिस्से हैं उनको आपस में जोड़ देंगे। इस ऑपरेशन को कहते हैं सर्जिकल इंटेस्टाइनल एनास्टमोसिस। तो कहने का मतलब है कि कोई भी ऑपरेशन करते हैं हम, बड़ा ऑपरेशन, तो उसमें ऑपरेशन करने के बाद जब हम टाँके लगा देते हैं तो उसके बाद एक ऑपरेशन करने के बाद जब हम टाँके लगा देते हैं तो टाँके लगाने के बाद फिर गैस क्या होता है कि एक छोटा सा कट करके, एक छोटा सा चीरा लगाकर हम एक ड्रेन पाइप लगा देते हैं, ताकि जो ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन होने के बाद अगर वहाँ कोई फ्लूइड कलेक्ट हो तो वो क्या करें, ड्रेन पाइप से बाहर निकलता है। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान देना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एसेप्सिस एंड सर्जिकल टेक्निक का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अगला गाइस, रिस्क फैक्टर। किसी भी व्यक्ति को हमेशा ये ध्यान देना चाहिए कि क्लासीफाई द रिस्क फैक्टर्स अकॉर्डिंग टू योर सेटिंग सिचुएशन। देखिए, इसमें इनके कहने का मतलब ये है कि ये दोनों चीज़, ये जो सिस्टम है रिस्क फैक्टर, ये दोनों लोगों पर लागू होगा, स्टाफ पर भी और पेशेंट पर भी। कैसे लागू होता है, जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आया है जिसको कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराना है और पता चलता है कि उसको कोरोना भी है, उसको HIV भी है। ओके, अब कोरोना भी है, HIV भी है और साथ में उसको अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराना है। तो अब वो हम क्या करेंगे, PPE किट पहनेंगे और PPE किट पहनकर पेशेंट को भी पूरी तरह से कवर करेंगे और पूरी तरह से OT स्टलाइज करेंगे। पहले उसका हम अपेंडिक्स का ऑपरेशन करेंगे और ध्यान देंगे कि उसको HIV है, निडिल न चुभे। और OT का, अपेंडिक्स का ऑपरेशन करने के बाद जितने भी हम यूज करेंगे OT इंस्ट्रूमेंट, वो सब क्या करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, फिर दोबारा यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो HIV का पेशेंट भी है। तो ध्यान देंगे कि हमें HIV से बचना है, ऑपरेशन भी करना है और साथ में कोरोना से भी बचना है। तो ये रिस्क फैक्टर हमारे लिए है, हम अपनी चीज़ों का ध्यान देंगे। दूसरा तरीका है, जब किसी 1 महीने के बच्चे का ऑपरेशन हो रहा है, 1 महीने का बच्चे का ऑपरेशन हो रहा है, बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, उसके हार्निया का ऑपरेशन हो रहा है, तो वहाँ पर जो सर्जिकल टीम ऑपरेशन कर रही है 1 महीने के बच्चे की, तो उस सर्जिकल टीम के लोगों द्वारा उस 1 महीने के बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है। तो रिस्क फैक्टर यहाँ पर काम करता है उस बच्चे के लिए कि उस बच्चे को रिस्क ना हो। तो यहाँ पर रिस्क फैक्टर जो बताया गया है वो दोनों लोगों के लिए बताया गया है। फिर भी मैं एक बार पढ़ देता हूँ। क्लासिफाइड द रिस्क फैक्टर अकॉर्डिंग टू योर सिटिंग सिचुएशन, इजी टू चेंज एंड हाई प्रायोरिटी। जो प्रायोरिटी, इसमें यही सारी चीज़ें बताई गई हैं। इजी टू चेंज एंड नॉट हाई प्रायोरिटी, हार्ड टू चेंज एंड हाई प्रायोरिटी, हार्ड टू चेंज एंड नॉट हाई प्रायोरिटी, टारगेट द मॉडिफाइड द हाई प्रायोरिटी। हम प्रायोरिटी देते हैं और रिस्क फैक्टर में हम प्रायोरिटी देते हैं कि हमें क्या काम करना है जिससे कि रिस्क ज़्यादा फैले ना हमारे लिए ना पेशेंट के लिए।
और हम क्या काम पहले करें और क्या काम बाद में करें और कैसे करें और किस तरह से करें कि ये रिस्क हमारे लिए या पेशेंट के लिए खतरनाक ना हो। गाइस ये देखिए, जैसे मान लीजिए कोई कोई फीमेल है, वो कहती है कि उसको डिस्पेप्सिया है, मतलब उसके अपर एब्डामन एरिया में बराबर दर्द होता है। बाद में पता चलता है कि उसको क्या है, उसको पेप्टिक अल्सर है, या फिर उसको गैस्ट्राइटिस की दिक्कत है, या फिर उसको हाइटल हार्निया है, या फिर उसको इसोफेगल अल्सर है, कोई दिक्कत हो सकती है। तो ये लक्षण जैसे है तो उसके बाद क्या है, डॉक्टर उसको जांच करते हैं हाथों द्वारा, जिसे हम कहते हैं फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस का मतलब है कि फिंगर द्वारा पेट का जांच किया जाता है, पेट को अलग अलग जगह पर, अलग अलग पेट में जो 9 रीजन है, एपिगैस्ट्रिक रीजन, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, अम्बिलिकल रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, लेफ्ट इलियक फोसा, राइट इलियक फोसा, लेफ्ट लंबर रीजन, राइट लंबर रीजन, ये जो 9 रीजन होते हैं पेट के, वहाँ पर सर्जन द्वारा क्या करते हैं, फिंगर से उसको प्रेस करके दबा कर देखा जाता है कि कहाँ दर्द हो रहा है। उसके बाद पता चलता है कि गैस्ट्राइटिस की दिक्कत है या फिर इसोफेगस में दिक्कत है। गैस्ट्राइटिस या इसोफेगस में जब अल्सर हो जाता है, जैसे स्टमक में जब अल्सर हो जाए तो उससे हम पेप्टिक अल्सर कहते हैं। इसोफेगस में जब अल्सर हो जाए तो उससे हम इसोफेगल अल्सर कहते हैं। अल्सर मतलब कि छाले पड़ गए। हमें पता है ना, जैसे स्टमक में 5 लेयर होती हैं। सबसे बाहर होती है म्यूकोसा, अंदर की होती है सब म्यूकोसा, उसके बाद होता है सर्कुलर मसल लेयर, लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर, और फिर पेरिटोनियम। तो जो सबसे अंदर की इनर मोस्ट लेयर है म्यूकोसा, उसमें अगर छाले पड़ गए तो वो अल्सर हो गया। तो अल्सर के कारण अगर ये दर्द है या फिर ये इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, आप देख सकते हैं आंत में क्या है, कोई चीज़ रुक गई है, जमा हो गई है, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, रुकावट हो गई है, और आंत में सूजन हो गया है, या फिर आंत फट गई है, परफोरेशन हो गया। ऐसी स्थिति में जब हम ऑपरेशन करते हैं तो हम प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शस डिजीज़, जो इन्फेक्शस डिजीज़ है उससे प्रिवेंशन कैसे हो, ओटी के अंदर स्टाफ का इसका बड़ा ध्यान देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इन्फेक्शन कंट्रोल इन ओटी के सारे नियमों का पालन करते हैं, क्योंकि जैसे परफोरेशन वगैरह हैं, ये सब बहुत ही मेजर ऑपरेशन होता है, और मेजर ऑपरेशन के लिए सर्जिकल ओटी की ज़रूरत पड़ती है। और सर्जिकल ओटी की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि ऐसे ऑपरेशन अगर प्रॉपरली स्टरलाइज ओटी ना हो, देखिए मेरी बात को फिर से सुनिए, जैसे किसी का परफोरेशन हुआ है, आंत फट गई है, तो ये सब मेजर ऑपरेशन है। तो मेजर ऑपरेशन में क्या होता है, बहुत गहन तरीके से, बहुत ही ध्यान से ऑपरेशन करना होता है। ऐसी स्थिति में क्या है, जो जो ओटी है वो पूरी तरह से स्टरलाइज होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाली स्थिति होनी चाहिए, स्टरलाइज ओटी होनी चाहिए, ताकि क्या हो, इन्फेक्शन कंट्रोल हो ओटी के अंदर। नहीं तो क्या होगा, ओटी तो हो गया और उसके बाद क्या है, इन्फेक्शन हो जाएगा पेशेंट को, उसकी मौत हो जाएगी। और मान लीजिए कि परफोरेशन का ऑपरेशन हो गया, उसके बाद जो दूसरा पेशेंट आता है उसका भी ऑपरेशन करना है, गॉल ब्लैडर या किसी चीज़ का। तो परफोरेशन का ऑपरेशन इतना बड़ा था कि अगर उसमें कोई ऑपरेशन करने के बाद दूसरे व्यक्ति का जो ऑपरेशन है उसके बीच में भी स्टरलाइज करनी है ओटी को, नहीं तो क्या होगा कि जो इन्फेक्शन है वो दूसरे को भी लग जाएगा, दूसरे पेशेंट को भी लग जाएगा जिसका परफोरेशन के बाद ऑपरेशन हो रहा है। तो गाइस इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिए। ये गैस्ट्रिक अल्सर के कुछ रीजन है वो मैं यहाँ पर शो किया हूँ। इसका ये मतलब होता है कि ओटी के अंदर अल्सर और अल्सर से संबंधित ऑब्स्ट्रक्शन और परफोरेशन के केस ज़्यादा आते हैं, जो कि मेजर केस होते हैं, और इनमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। कई बार ऑब्स्ट्रक्शन और परफोरेशन तो सर्जरी से ही सही होता है। कई बार अल्सर जो है दवाओं से ठीक हो जाता है गाइस, लेकिन जब सर्जरी होती है तो मैंने बताया ना, इसमें स्टरलाइज ओटी की ज़रूरत है, और स्टरलाइज ओटी के अंदर ही परफोरेशन और ऑब्स्ट्रक्शन वाले केस में ऑपरेशन होना चाहिए, और ऑपरेशन के बाद फिर से स्टरलाइज करनी चाहिए ओटी को, क्योंकि इसके बाद इन्फेक्शन फैलने की संभावना दूसरे पेशेंट को भी होती है। गाइस एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ आपको कि ओटी के अंदर एक चीज़ का बड़ा ध्यान देना चाहिए, वो है वाइटल। ये चीज़ यहाँ पर बताया नहीं गया है इन्फेक्शन कंट्रोल इन ओटी में, लेकिन ये मैं अलग से बता रहा हूँ आपको कि
हमारा जो मकसद है वो ओटी को स्टरलाइज करना, इक्विपमेंट को स्टरलाइज करना, पेशेंट का ध्यान देना, लेकिन साथ साथ ओटी का जो कर्तव्य है, ओटी टेक्नीशियन का जो ड्यूटी है वो है वाइटल को भी मेंटेन करना, ड्रिप वगैरह उसको लगाना, इंजेक्शन लगाना। तो इंजेक्शन लगाने के लिए जो हम लोग निडल यूज करते हैं ये सब भी स्टरलाइज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक का निडल दूसरे को लगाएं, क्योंकि इससे क्या है, जो वायरल डिजीज़ हैं, जो ब्लड बॉर्न डिजीज़ हैं, उनके फैलने की संभावना है। ओटी तो स्टरलाइज है, डॉक्टर भी पूरी तरह से नियम कानून का पालन कर रहे हैं, ग्लव्स पहने, स्टरलाइज, इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट सभी कुछ स्टरलाइज है, लेकिन आपने निडल पुराना यूज कर लिया तो उससे क्या है, ब्लड बॉर्न डिजीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है। गाइस ये है क्लीनिंग स्पेल्स ऑफ ब्लड and body fluids. Procedure for dealing with small spillage, example splashes and droplets. Guys, splashes का मतलब होता है, यहाँ पर SPLASHES, splashes इसका मतलब होता है बौछार। ड्रॉपलेट्स का मतलब होता है, हमें पता है, जो मुंह का है उसे ड्रॉपलेट्स है। और स्पाइलेज का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ब्लड स्पाइलेज का मतलब होता है रक्त का रिसाव। जब रक्त का रिसाव हो टी के अंदर, जब बौछार हो, जब ड्रॉपलेट्स वगैरह हों, तो इससे किस तरह से हम बचें, किस तरह से हम क्लीनिंग करें इन सब चीज़ों की, इससे बचने इसमें क्या नियम कानून पालन करना होता है। ग्लव्स एंड द प्लास्टिक एप्रन मस्ट बी वॉर्न, ठीक है। The area should be wiped thoroughly using disposable paper rolls, towels. The area should be cleaned using a natural detergents and warm water. देखिए, अगर ब्लड वगैरह गिर गया है, बौछार ब्लड की हो गई है ओटी के अंदर, ड्रॉपलेट्स वगैरह, पस वगैरह, बॉडी फ्लूइड्स, यूरिन वगैरह ओटी के अंदर है, तो उसको साफ़ सफाई के लिए क्या करना होता है, डिटर्जेंट वगैरह का यूज करना होता है, वार्म वाटर का यूज करना होता है, ठीक है। जो ग्लव्स वगैरह हैं, एप्रन हैं, इसको तो पूरी तरह से इसको तो बिल्कुल डिकम्पोज कर देना है ना, क्योंकि ये डिस्पोजेबल हैं। डिस्पोजेबल का मतलब एक बार यूज करना है ग्लव्स और गाउन्स को, लेकिन जो ज़मीन पर ये सब चीज़ें गिरी हैं उसको वार्म वाटर से, लाइजॉल से, ठीक है, इससे साफ़ करनी चाहिए अच्छी तरीके से, ठीक है। पूरे के पूरा सर्जिकल एरिया जो है उसको वार्म वाटर से, लाइजोल से साफ़ करना चाहिए और कॉटन रोल से अच्छी तरह साफ़ करना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें करना चाहिए, और ग्लव्स और एप्रॉन जो है इसको हटा दें, इसको दोबारा यूज ना करें, ठीक है। यही सारी चीज़ें आगे भी वही बताई गई हैं, ठीक है। इन्होंने इसमें बताया है कि रिकमेंडेड कंसंट्रेशन ऑफ percept 1 tab in 2.5 water liters to discontaminate surface। यही सारे गाइस बताए गए हैं कि किस तरह से डिसकंटामिनेशन करने के लिए किस तरह से हम क्या करें, लाइजोल वगैरह, एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल जो है लोशंस होते हैं, जो सॉल्यूशन होते हैं। देखिए, ओटी के अंदर जो फर्श वगैरह की सफाई है, जो दीवार की सफाई है, वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद स्टरलाइजेशन किया जाता है ओटी का, और उसके बाद फिर कल्चर की जांच की जाती है। तो इसके लिए लाइजॉल वगैरह जो हैं, जो एंटी माइक्रोबियल जो सॉल्यूशन है, इनका यूज करना चाहिए। और यही सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। लार्ज ब्लड स्पिल्स इन ड्राई एरिया सच एज क्लिनिकल एरिया फॉलो द डिसकंटामिनेशन प्रोसेस विथ टर्मिनल डिसफंक्शंस, डिस्कार्ड कंटामिनेट मटेरियल। सारे मटेरियल को हम हटा देते हैं जो कि कंटामिनेट हो चुके हैं, जैसे टॉवल है, क्लीनिंग क्लॉथ्स हैं, डिस्पोजेबल ग्लव्स हैं, प्लास्टिक एप्रॉन हैं, इनको हटा देना चाहिए। हाथों को हैंड वॉश करना चाहिए। इवोल्यूशन ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस चेकलिस्ट। हाँ, चेकलिस्ट और सर्विलांस का मतलब होता है कि हमें एक ऐसा मैकेनिज्म, एक ऐसा सिस्टम तैयार करना चाहिए कि हम हर दूसरे दिन ओटी की पूरी स्टरलाइजेशन के सिस्टम को सर्विलांस करें, उस पर ध्यान दें, उसकी देखरेख करें और चेकलिस्ट करें। एक पूरा सिस्टम बनाएं, रिटर्न में एक पूरा डाटा तैयार करें, और डाटा तैयार करके उसमें हम उस डाटा तैयार करें। एक पेपर पर पूरा लिखा जाता है ओटी के अंदर कि किस तारीख को स्टरलाइजेशन हुआ है, क्या क्या चीज़ स्टरलाइज की गई है।
और उसको फिर से कब स्टरलाइज करना है, ये पूरा चेकलिस्ट बनाना होता है। अपने लिस्ट को पूरा फिर से चेक करना पड़ता है कि हर चीज़ स्टरलाइज हो चुकी है या नहीं। नहीं तो क्या होता है, अगर आप लिस्ट वगैरह नहीं बनाते, सिस्टम से काम नहीं करते, तो क्या है, आपने गाउन स्टरलाइज कर दिया लेकिन आपने गाउन स्टरलाइज कर दिया लेकिन 10 इंस्ट्रूमेंट है, आपने 9 इंस्ट्रूमेंट यूज किया, एक स्टरलाइज किया, एक इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज करना आप भूल गए। तो आप भूले ना, कोई चीज़ छूट ना जाए, इसलिए एक लिस्ट बनाकर पूरे लिस्ट को चेक करना चाहिए कि कैसे स्टरलाइज हर चीज़ है कि नहीं है। उस लिस्ट को मिलाना चाहिए कि उस लिस्ट के अंतर्गत अगर 100 चीज़ें हैं तो वो सभी 100 चीज़ें स्टरलाइज है कि नहीं है, यदि है तो कब है और फिर कब करना है, और सर्विलांस बराबर इस पर ध्यान देना चाहिए गाइस। आगे इसमें दिया गया है चेकलिस्ट के अंदर, यूज टू इवेलुएट एवरी डे परफॉर्मेंस एंड कंप्लायंस टू इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस। प्रतिदिन इसका क्या करना चाहिए, प्रतिदिन एवरी डे परफॉर्म्स एंड कंप्लायंस टू इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस। जो हमारा इन्फेक्शन कंट्रोल वाली प्रैक्टिस है उसको पर डे करना चाहिए, पर डे इसके इवेलुएट करना चाहिए, प्रतिदिन इसका मूल्यांकन करना चाहिए। प्रोवाइड फीडबैक टू ओटी स्टाफ टू रैपिड इंटरवेंशन। ओटी स्टाफ से बराबर जो फीडबैक है वो लेते रहना चाहिए। गाइस, ओटी में एक और ड्रेसिंग वगैरह होता है कई बार, तो उसमें इन्फ्लामेशन वगैरह की समस्या वाले लोग भी आते हैं जिनके घाव की ड्रेसिंग करनी होती है। जैसे यहाँ पर एक व्यक्ति है, उसके पैर के अंगूठे में इन्फ्लेमेशन हो गया है। इन्फ्लेमेशन का साइन सिम्टम आप जानते ही हैं, उसमें क्या होता है, अंग में अंग गर्म हो जाता है, हीट होता है, रेडनेस होता है, लालिमा हो जाती है, स्वेलिंग सूजन हो जाती है, पेन दर्द होता है, लॉस ऑफ फंक्शन, जो उसकी फंक्शन है वो लॉस हो जाती है। इसका लैटिन में मीनिंग है कैलोर, रूबोर, टूमोर, डोलोर और फंक्टियोलाइसा। तो जब भी किसी तरह का इन्फ्लेमेशन हो या किसी तरह का एप्सिस हो, घाव हो, किसी तरह का चोट हो, ठीक है, किसी तरह का ओपन वुंड है, खुला घाव है, उसमें से पस वगैरह आ रहा है, तो अगर उसकी ड्रेसिंग कर रहे हैं तो ड्रेसिंग करने के बाद भी हमें ओटी को स्टरलाइज करना चाहिए। क्योंकि कई बार कुछ ऐसी ड्रेसिंग है जो ओटी के अंदर ही होती हैं, वो इमरजेंसी रूम में नहीं, वो इमरजेंसी में नहीं होती हैं, वो ओटी के अंदर होती हैं। गाइस, ये मैंने एक पिक्चर लगा रखा है, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हैं सर्जरी के पिता, फादर ऑफ सर्जरी, आचार्य सुश्रुत। ये जो हम लोग नियम कानून पढ़ रहे हैं, ये नियम कानून पूरी तरह तो नहीं, लेकिन कह सकते हैं कि 20% फॉलो किया जाता था आज से हज़ारों साल पहले भी। आज से हज़ारों साल पहले जो सर्जरी ऑपरेशन होता था, आचार्य सुश्रुत करते थे, उस समय भी इन्फेक्शन वगैरह ना हो, उस समय के नॉलेज के अनुसार उसका पालन किया जाता था। जैसे कि आज हमें पता है कि अगर किसी व्यक्ति के पाइल्स का या फीसर का या फिस्टुला का ऑपरेशन करना है, तो पेशेंट को लेटाते हैं, और पेशेंट को लेटाने के बाद जो सर्जिकल साइट है उसको अच्छी तरह से वॉश किया जाता है, एंटी माइक्रोबियल और बाकी सारे सॉल्यूशन द्वारा वहाँ पर अच्छी तरह से सफाई की जाती है, उसके बाद ऑपरेशन किया जाता है। तो आचार्य सुश्रुत भी यही सब काम करते थे, लेकिन उस ज़माने में इन्फेक्शन को कंट्रोल करने का अलग तरीका था, वो नेचर पर डिपेंड करते थे, वो धूप में ऐसा काम करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि धूप से जो सूक्ष्म जीव हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो गाइस, ये चीज़ें ध्यान दीजिए कि सूक्ष्म जीवों के प्रति जो आम व्यक्ति है, जो हमारा मेडिकल सिस्टम है, और जो हमारे मेडिकल सिस्टम में काम करने वाले जो आम व्यक्ति हैं, आम लोग हैं, ठीक है, जो हमारे या फिर जो मेडिकल सिस्टम में काम करने वाले लोग नहीं हैं, जो नॉन मेडिकल लोग हैं, वो लोग भी जानते हैं, समझते हैं सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, उनका इन्फेक्शन क्या होता है, उनके इन्फेक्शन से क्या हो सकता है। तो गाइज, ये जो हमारा जो समाज है वो सूक्ष्म जीवों के प्रति हमेशा सेंसिटिव रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रति। और पहले के ज़माने में भी नेचर के द्वारा इन्फेक्शन को कंट्रोल करने की प्रक्रिया होती थी। आज के ज़माने में हम मॉडर्न मेडिकल टेक्निक अपनाकर इन्फेक्शन को कंट्रोल करने का काम करते हैं। और जब से, अब मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, ये कोरोना वायरस आया, ये भी एक सूक्ष्म जीव है। आप देख सकते हैं जनता कितनी सेंसिटिव है। तो गाइस, ओटी टेक्नीशियन का ये ड्यूटी है कि इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए स्टरलाइजेशन, अगेन स्टरलाइजेशन, अगेन स्टरलाइजेशन, बार बार स्टरलाइज करें ओटी को, इक्विपमेंट को, इंस्ट्रूमेंट्स को। और यही तरीका है इन्फेक्शन को कंट्रोल करने का, चाहे ओटी के अंदर, चाहे डिलीवरी रूम के अंदर। गाइस, थैंक यू।
आई होप आपको हर चीज़ समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो, या कम समझ में आई है, वैसे आपको समझ में आई होगी क्योंकि हर चीज़ को मैंने अच्छी तरीके से, बारीक तरीके से समझाया है। फिर भी अगर कोई आपको सवाल है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझसे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर आप पूछ सकते हैं मुझसे। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं एनी टाइम। और गाइस, कॉलेज ओपन होने के बाद आप मुझसे मिलकर, आप मुझसे पर्सनली मिलकर अपने समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। गाइस, आप पूरे लेक्चर वीडियो को फिर से पढ़िए, फिर से देखिए, समझिए। कोई चीज़ नहीं आती है तो मुझसे पूछिएगा, या फिर आप कमेंट करके भी आप अपने प्रश्नों का उत्तर जान सकते हैं। तो गाइस, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।